शेर दिल जाइम जो ऑफिस के लिए मुकम्मल तैयार था, कोट के बटन बंद करते हुए लॉन्च की जानिब निकला। जी साहब जी जी। शेरदिल ड्राइवर से कहो फ़ौरन गाड़ी निकाले और हाँ, मेरा सामान भी गाड़ी में रखवा दो, लैपटॉप और बाकी फ़ाइल्स ध्यान से, और रखते साथ ही मुझे इत्तला करो, तब तक मैं यहाँ बैठा इंतज़ार में हूँ तुम्हारे। ज़ाइम कहते साथ ही सोफ़े पे जा बैठा। जी ठीक है साहब जी, बस अभी को आया करके। शेरदिल के जाने के बाद ज़ाइम अपने मोबाइल पर सर गिराए मसरूफ़ था कि तभी फिर से लाउंज पे पड़ा फ़ोन ज़ोर-ज़ोर से शोर मचाने लगा। शेर दिल फ़ोन सुनो आकर। ज़ाइम ने फ़ोन की जानिब देखा तो लापरवाही से बोला, कहाँ रह गए हो शेरदिल? ज़ाइम फ़ोन की आवाज़ से तंग हुआ। उफ़, लगता है कि बाहर ही गया हुआ है, जो अभी तक भागा नहीं आया। वैसे है बड़ा फुर्तीला ये शेरदिल भी, इतनी जल्दी कुत्ता नहीं आता जितना स्पीड पर लगा कर आता है। ज़ैम खुद कलामी करते फ़ोन की जानिब बढ़ा और रिसीवर उठाए कान से लगाया। हेलो, ज़ैम लापरवाही से बोला। दूसरी जानिब मौजूद आपिस जो इसी खौफ से मुसलसल फ़ोन काट रही थी कि कहीं ज़ैम से इसका सामना होना हो जाए। वो खौफ सच होता देखकर हवास बख्ती से सोफ़े पे गिरते बैठ गई। कौन हो भई? किससे बात करनी है? जल्दी बोलो। ज़ैम तंग हुआ, जबकि आपिस बस फ़ोन कान से लगा इसकी आवाज़ सुनकर सकते में रही। साहब जी, गाड़ी तैयार है। अच्छा, आता हूँ। ज़ैम शेरदिल की आवाज़ पे जवाबन हुआ। देखिए, जो भी कोई है आप जल्दी बोलें, मुझे आगे बहुत देर हो रही है। किससे बात करनी है आपको? अगर किसी से बात नहीं करनी तो फ़ोन क्यों मिलाया हुआ है अभी? भाई, ज़ाइम एक बार फिर से सख्त हुआ। आपिश ज़ाइम की आवाज़ सुनकर बामुश्किल अपने मुँह पर हाथ रख के कंट्रोल किए बैठी थी, मगर अपनी सांसों की बढ़ती तेज़ी और दिल की बेहद होती धड़कन को न रोक सकी, जो अब फ़ोन के इस पार मौजूद ज़ाइम की समातों से जा टकराई। पहले पैर जो फ़ोन से कान से हटाने लगा था, अब गिरफ्त मजबूत करते हुए कान से लगाए किसी जानी पहचानी आवाज़ सुनने की कोशिश में था। आपिश, ज़ाइम ने भी यकीनी कैफियत से कहा। अपना नाम ज़ाइम के लबों से सुनते ही आपिश के मुंह से एक सिसकी सी निकली, जिस पर ज़ाइम का शक अब यकीन में बदल गया। मेरी आपिश होना तुम। ज़ाइम खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात लिए बेसब्रा हुआ। दूसरी जानिब कोई जवाब न हो पाते हुए ज़ाइम घंटों के बल बैठे सर गिराए हुआ। और कितनी सज़ा और कितनी अज़ियत। बहुत हो गया आपिश, अब बहुत हो गया मेरी जान। बस कर दो और वापस आ जाओ मेरे पास। बहुत तन्हा हूँ मैं, बहुत अकेला हूँ मैं। ज़ाइम बेबसी से गो हुआ। देखो, आज कोई नहीं है मेरे पास जिसकी गोद में सर रख के मैं अपनी रात गुजार सकूँ। मुझे ज़रूरत है तुम्हारी आपिश, क्यों सता रही हो मुझे तुम? हाँ बोलो। ज़ाइम मुस्कुराना तासुरात ले एस्तराब हुआ। जानती हो ना किस कदर मोहब्बत करता हूँ तुमसे मैं। तो फिर क्यों कर रही हो मेरे साथ यूँ? क्यों आज़मा रही हो मुझे? मुझे नहीं मुझे नहीं आना आपके पास ज़ाइम। आपिश अब ज़ाइम की बातें सुनते बर्दाश्त न करते रोते बिलबिलाई। उफ़! आपिश की आवाज़ सुनी तो ज़ाइम को जैसे एक सुकून सा हुआ। जानता था तुम ज़िंदा हो, किस कदर डर गया था मैं जब मुझे अहमद ने कहा था कि तुम मर गई हो। ज़ाइम की आँख से एक आँसू टूटा, जबकि चेहरे पर एक बड़ी-सी मुस्कुराहट उभरी। बहुत तड़पाया तुमने मेरी जान, काश ऐसा हो जाता, सच हो जाता, मैं इस रात में सच में मर जाती। आपिश संगीन हुई। नहीं आपिश, ऐसा मत कहो मेरी जान, मर जाऊँगा मैं यार तुम्हारे बिना। ज़ाइम अबतर हुआ। पल पल की मौत बहुत अज़ियत देती है ज़ाइम, अज़ियतनाक है ये ज़िंदगी। मगर आप तो वो है ना जिनको खुशी मिलती है किसी को अज़ियत पहुँचाकर। बहुत सुकून मिलता है आपको किसी की आह सुनकर। नहीं नहीं, मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बहुत मोहब्बत मेरी जान। ज़ाइम अब सीने पर हाथ धड़े धा हुआ सहम हुआ। नहीं, झूठ झूठ कह रहे हैं आप, मैं आपकी जान नहीं हूँ, मार दिया आपने मुझे। बहुत बेदर्दी से कुचला है आपने अपनी जान को। आपिश की एक हिचकी बंद हुई। मार दिया है मुझे, मेरी मोहब्बत को, मेरी औलाद को। नफ़रत है मुझे आपसे, अब सिर्फ नफ़रत। आपिश ने संगीन होते फ़ोन बंद कर दिया, जबकि आपिश की बातों पर ज़ाइम बेहिंसा हुआ। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो आपिश, ऐसे मत कहो मेरी जान, मर जाऊँगा मैं यार। ज़ाइम चीख रहा था, मगर दूसरी जानिब से फ़ोन कट चुका था। ज़ाइम फ़ोन को देखते ही जुनूनी कैफ़ियत से फ़ोन पर चीखने लगा। नहीं नहीं, हेलो 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 आपिस। ज़ाइम दूसरी जानिब से फ़ोन से कट जाने पर भिड़ा। तुम मुझसे नफ़रत नहीं कर सकती, तुम मुझसे नफ़रत करने का सोच भी कैसे सकती हो? ज़ाइम फ़ोन ज़मीन पर उठाए पटकते अब जुनूनियत लिए चक्कर काटने लगा। साहब जी, गाड़ी तैयार है, आ जाए। अहमद को बुलाओ शेरदिल, अहमद को बुलाओ अभी। इसी वक्त ज़ाइम को यूं ज़मीन पर बैठे देखकर शेरदिल इसकी जानिब को बढ़ा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? बुलाओ अहमद को अभी, करो फ़ोन इसे अभी के अभी। ज़ाइम ज़मीन से उठते अपने कोट को उतारे ज़मीन पर पटक गई। शेरदिल पे झिंगारा। ज़ाइम का वही जुनून रूप आज फिर से देख कर शेरदिल परेशान सा हुआ। फ़ौरन बाहर की जानिब लपका। कहती है मुझसे नफ़रत करती है वो, वापस नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी वो, देखता हूँ मैं भी। ज़ाइम ने गुस्से से झगड़े झगड़े ऑफिस सोफ़े पर टांग दे मारी। नहीं, मेरी है वो, बस तुम बस मेरी हो आपिश, बचपन से थी, अब भी हो और आगे भी मेरी ही रहोगी। आपिश के मामले में वो ज़ाइम अब शिद्दत पसंद हुआ। पापा, मैं आपिश को देख कर आती हूँ। अब तक शायद वो उठ चुकी होंगी। अनाया नाश्ता करते ही कुर्सी बैठ पीछे करती हुई उठी।
अरीस ने सुना तो मुंह बसोरे अनाया को देखने लगा। हाँ जाओ देख कर आओ, अगर उठ गई हुई तो आपिश तो फिर नाश्ता भी करवा देना इसको अच्छे से। रात भी इस मासूम ने कुछ नहीं खाया था। तारिक साहब इतराक करते हुए गो हुए। जी ठीक है बाबा। अरीस भाई आप एक नाश्ता प्लेटर तैयार करवा के मेरे कमरे में भेज दें प्लीज़। अनाया बात वक्त मुस्कुराई। हाँ ठीक है मैं भिजवा दूंगा, तुम जाओ। अरे जवाबन हुआ। अच्छा तो जी हो गया मेरा नाश्ता भी, अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, कुछ बिजनेस वर्क भी करना है। अरे इस नाश्ता प्लेटर भेजकर सीधा मेरे कमरे में आना, कुछ काम है ऑफिस का, डिस्कस करना है तुमसे। तारिक साहब ने हरीश को आंख से इशारा दिया, जिस पर वो बस हामी में सर हिलाए रह गया। दिशान अगर हो गया है तुम्हारा नाश्ता तो प्लीज़ इसका ऑर्डर दे आओ, एक नाश्ता प्लेटर का। उनसे कहना कि मुझे यहीं आकर प्लेटर दे, मैं खुद अनाया को दे आऊँगा। तारिक साहब के जाते ही हरीश ने सामने बैठे दिशान की जानिब तवज्जो की, जो मज़े से चाय की चिप्सकियाँ भर रहा था। ठीक है भाई। दिशान अपनी चाय की प्याली हाथ में थामे वहाँ से चलता बना, जबकि हरीश वहीं बैठे अब आतिश के मुतालिक सोचने लगे। जायम से बात करने के बाद आपिस अब सोफे पे घंटे समेटे सर गिराए एक बच्चे की मान रोने लगी कि तभी अनाया अंदर की जानिब बढ़ी। आपी आप उठ गई, मैं बस आपको ही देखने आ रही थी। अनाया को अंदर अंदर आते देखकर आपिस आंसू छुपाए सीधी बैठी। हाँ बस अभी उठी हूँ। आपिस अपना चेहरा छुपाए सोफे से ही उठी थी कि तभी से मतली सी महसूस हुई और वो मुंह पर हाथ रखे सीधा वॉशरूम की जाने भागी। इन्हें क्या हुआ अचानक? अनाया ने आपिस की भाग देखी तो हैरत ज़दा हुई कि तभी हरीश हाथ में प्लेटर थामे अंदर की जानिब बढ़ा। भाई आप ले भी आए प्लेटर, वो भी इतनी जल्दी? अनाया तंग करते हुए गो हुई। कहाँ है आपिश? अरीस ने बेचैनी से कमरे की चारों तरफ नजरें घुमाई तो सिर्फ सामने खड़ी अनाया को देखा, जो मखसरेपन से इसे घूर रही थी। भाई इधर उधर क्यों देख रहे हैं आप? मैं बताती हूँ आपको। अनाया, अरीस ने सख्ती से अनाया को दबा दिया। सॉरी सॉरी, नाराज़ ना हो भाई। आप ही वॉशरूम में गई हैं और आपको तो पता है भाई, जब मैं अंदर आई थी ना तो मुझे लगा शायद वो रो रही थी। अनाया उलझन ज़दा हुई। तो तुमने पूछा नहीं कि वो क्यों रो रही है? अरीस ने सुना तो परेशान सा हुआ। कैसे पूछती हो? फ़ौरन ही तो वॉशरूम की जानिब हुई। शायद इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तभी कल रात से भी बहुत बेचैन रही हैं वो। अनाया ने कंधे उचका के कहा, खैर आप मुझे नाश्ता दे रहे हैं, मैं इनको करवा दूंगी अच्छे से। अनाया मुस्कुराती प्लेटर की जानिब लपकी तो अरीस ने फ़ौरन हाथ खींचा। नहीं, अरीस एकदम भड़का मगर फिर खुद को संभाले सामने खड़ी शिद्दत खड़ी अनाया को देखने लगा। मेरा मतलब है तुम्हें नीचे बाबा पापा बुला रहे थे, यही बताने को तो मैं खुद आया हूँ ऊपर। जाओ पापा की बात सुनो जल्दी जाकर, न जाने क्या ज़रूरी बात करनी है उन्होंने तुमसे। अरीस ने आंख चुराई सफाई से झूठ बोला और सीधा प्लेटर थामे बैठ की जाने बढ़ा। तो भाई पहले बताना था ना, पता नहीं क्यों बुला रहे हैं वो मुझे। और जब जब मुझे यूँ बुलाते हैं ना तो मुझे लगता है ज़रूर आप किसी गलती पर सख्त डांट पड़ेगी मुझे। अनाया के आसान ख़ता से हुए गलती का तो पता नहीं, मगर अब फ़ौरन ना गई तो फिर ज़रूर डांट पड़ेगी तुम्हें। और इसके डराने पे अनाया फ़ौरन हड़बड़ा कर कमरे से बाहर निकली। अनाया को वहाँ से भागने के बाद अरीसा पुरसुकून बेड पर बैठा आपिश के बाहर निकलने के इंतज़ार में था कि तभी अपने दुपट्टे से मुंह साफ करती अरीस की मौजूदगी से बेखबर आपिश बाहर को निकली तो सामने बैठे अरीस को देखकर एकदम ठटक सी गई। आप यहाँ? आपिश को अपने सामने पाकर अरीस, जो टांग पे टांग अटकाए बैठा पुरसुकून था, फ़ौरन जबरदस्त सा खड़ा हुआ। जी वो बस मैं नाश्ता, शुक्रिया। आपिश नाश्ते की प्लेटर को देखते ही मुख्तसर जवाब देते हुए नजरें चुरा आगे बढ़ी, जबकि अरीस मुसलसल आपिश के चेहरे को देख रहा था, जो मुकम्मल सुर्ख रंगत पे उतरा हुआ था। रो रही थी आप? नहीं। आपिश नज़रअंदाज करती बोली, झूठ बोल रही हैं आप रो रही थी। आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपका लहजा आपके बेजर झूठ का साथ नहीं दे रही है। अरीस आस्तीकी से कदम बढ़ाए इसकी जानिब बढ़ा। मैं आपसे क्यों झूठ बोलूँगी? आप मेरे लिए नाश्ता लाए, आपका बहुत शुक्रिया। बेहतर है आप जाएँ अब यहाँ से। आपिश बेज़र होते अरीस के पास से गुजरी कि अरीस ने आपिश की नज़रअंदाजी को सख्त महसूस किया तो फ़ौरन इसके रास्ते में खड़ा रूबरू हुआ। मेरे रास्ते में आने का मकसद आपिश सीखी हुई। बात करनी है मुझे आपसे कुछ, मगर मुझे कोई बात नहीं करनी। प्लीज़ रास्ता छोड़ें और जाएं यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि कोई भी तमाशा बने। आपिश को अरीस की मौजूदगी नागवार सी गुजरी। ऐसे नहीं जाऊँगा मैं जब तक मैं आपसे बात ना कर लूँ। और रही बात तमाशे की, तो तमाशा तो इनका बनता है जो इज़्ज़त को इज़्ज़त नहीं समझते। अरीस डटे बोला, जब तक आप मुझे ना बता दें कि आप रो क्यों रही थी, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। आप चाहे आप इसको मेरी ज़िद समझें या दरख्वास्त, क्यों जानना चाहते हैं? जान कर करेंगे भी क्या? और आप होते कौन हैं मुझ पर अपनी ज़िद की टाँग बिठाने वाले? अगर मैं सही हूँ तो शायद हमें बमुश्किल 2 दिन ही हुए।
ملے ہوئے اور اچھے سے جانتے کن حالات میں ملے تھے ہم، تو بہتر ہے میری زندگی میں زیادہ دلچسپی نہ لیں عریض صاحب۔ آپش نے عریض کی ضد کو دیکھا اور اسے تکین نظروں سے گھورنے لگی۔ آپش کی بات سن کے عریض بنا کسی ہلجت کے بازو باندھے بت بنے کھڑا رہا۔ آپش نے عریض کی ٹٹائی دیکھی تو دانت پستے رہ گئی۔ تو آپ نہیں جائیں گے؟ ٹھیک ہے، عریض نے نفی میں سر ہلائے مطمئن ہوتے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ نہ جائیں، میں چلی جاتی ہوں یہاں سے، کیونکہ آپ کو میں کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھتی۔ آپش صدگو ہوتے ہی جیسے ہی راستے میں کھڑے عریض کے پاس سے گزری تو عریض نے جاتی آپش کی کلائی تھامی، جس پر آپش کے قدم وہیں ٹھٹک گئے۔ اس قدر تحقیر اور حقارت کیوں آپش؟ عریض نے آپش کو اس کی کلائی بدولت اپنے روبرو کیا اور اس کی سرخ پڑتی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس قدر نفرت، اس قدر زہر کیوں خود کو ایسا بنانے پر تلی ہے کہ کوئی تم سے محبت کا سوچے بھی نہ؟ چھوڑے میرا ہاتھ۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی پھر سے میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ بھول گئے وہ تھپڑ کے؟ یاد کراؤ پھر سے۔ آپش نے اپنا ہاتھ عریض کی گرفت سے کھینچنے کی کوشش کی۔ مارنا چاہتی ہو مار لو، مگر میری ضد سے واقف نہیں ہو تم۔ بنا جواب پائے میں ہلنے والا نہیں۔ جاننا چاہتا ہوں تمہیں اس حد تک کہ جس حد تک تم خود بھی نہیں جانتی ہو خود کو۔ آنکھوں میں شدت محبت کا سمندر لیے عریض آپش کی قربت محسوس کرنے میں فرد جذبات سے مسرور ہوتے گم ہوا۔ مجھے سب حرکتیں نہیں پسند عریض صاحب، مانا کہ آپ نے میری مدد کی ہے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ جو چاہے آپ میرے ساتھ کرتے جائیں۔ آپش صفاق ہوئی۔ غلط سمجھ رہی ہیں آپ مجھے آپش، پھر سے ایک بار غلط سمجھ رہی ہیں آپ۔ عریض سر پٹراتے بولا۔ مجھے آپ کو سمجھنا ہی نہیں، آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں بار بار مجھ سے قربت جتلانے کو بڑھتے ہیں؟ مجھے آپ کی کسی بھی ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ آپش ایک بار پھر اپنی کلائی کو کھینچے چیخی۔ اور دور رہیے مجھ سے جس قدر ہو سکے۔ آپش اپنی کلائی عریض کی گرفت سے آزاد کرواتے سہلاتے چیخی۔ میں ہمدردی کرنا نہیں چاہتا، میں تو بس۔ عریض کی زبان کہتے کہتے رکی، جبکہ آپش عریض کے مطلب کو اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ جس بات کو کہتے انسان کی خود کی زبان لڑکھڑائے سمجھ جانا چاہیے، وہ آپ کے نصیب میں نہیں عریض صاحب۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری پل بھر کی نرمی آپ کو کیا کیا سوچنے پر آمادہ کر دے گی۔ بہتر ہے اپنی اس گھٹیا سوچ کو لیے یہاں سے چلتے بنے۔ آپ کی مدد مجھ پر اپنا بوجھ بن رہی ہے جو کہ مجھے منظور نہیں۔ پلیز جائیے اب یہاں سے، پلیز۔ آپش سناٹ ہوتے عریض کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی ہوئی۔ محبت کرنا گھٹیا پر نہیں آپش، محبت سوچ کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ عریض آپش کو قائل کرنے کی کوشش کرتے پھر اس کے قریب ہوتے بڑھا۔ محبت محبت محبت۔ آپش اپنے بالوں کو جگڑے تلملائے۔ 4 حرف پر مشتمل یہ لفظ میری زندگی کو تباہ کر چکی ہیں۔ کہیں کا نہیں چھوڑا اس محبت نے مجھے، محبت کے نام پر زخم کھائے ہیں میں نے۔ تباہ حال ہوں میں اب، کیونکہ مجھے مزید شکستہ حال کرنے پر تلے ہیں۔ مجھے محبت راست نہیں۔ اپنی محبت کی پوٹلی کو اٹھائے اور جائیے یہاں سے۔ نفرت ہے محبت سے اور محبت کرنے والوں سے۔ آپش جس کے حواس اب بدحال تھے عریض کو تھکا دیتے وہ عنقریب دیوانہ وار چیخ رہی تھی۔ آپش ریلیکس، تمہاری طبیعت آگے ٹھیک نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ عریض نے آپش کی بگڑی حالت دیکھی تو فوراً قدم پیچھے کو لیے۔ میں جاتا ہوں، تم پلیز ریلیکس ہو۔ عریض آپش کو دیکھ رہا تھا جو گھنٹوں کے بل بیٹھے اپنے چہرے کو چھپائے درد بھری آواز لے رو رہی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے آپش عریض کی نظروں کے سامنے بدحواسی سے زمین پر گر گئے اور بے ہوش ہو گئی۔ آپش کو یوں زمین پہ گرتے دیکھا تو عریض خلط ملط ہوتے فوراً اس کی جانب بھاگا اور زمین پہ گری آپش کے سر کو اپنی گود میں رکھے اس کے چہرے کو تھپکی بھرنے لگی۔ آپش کیا ہوا آپ کو؟ ہوش میں آؤ آپش۔ ارے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اور آپش اسے کیا ہوا؟ طارق صاحب جو عنایا کے ساتھ اندر کو بڑھے تھے آپش کو عریض کی گود میں مدہوش دیکھا فوراً اس کی جانب بڑھے۔ پتہ نہیں پاپا، میں تو بس۔ عریض محگوم ہوا۔ ابھی تو ٹھیک تھی، آپ یہ اچانک؟ انہیں عنایا پریشان ہوئی۔ چھوڑو سب، اٹھاؤ اسے جلدی سے اور لے چلو ڈاکٹر کے پاس۔ پرائی بچی ہے، اسے کچھ ہو گیا تو کیا جواب دوں گا اپنے اللہ کو؟ عریض نے طارق صاحب کو سنا تو فوراً آپش کو اپنی گود میں اٹھائے کمرے سے باہر کو آیا۔ عنایا ذیشان کو مت بتانا کہ ہم کہاں گئے ہیں اور کہیں مت جانا، میں کچھ دیر میں فون کروں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے پاپا۔ طارق صاحب نے عنایا کو نصیحت کی اور فوراً عریض کے پیچھے کو بھاگے، جبکہ عنایا وہیں کھڑی میلہ مہم ہوتے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا شیر دل، اتنی افراتفری کیوں بلایا ہے مجھے یار؟ ابھی تو گیا تھا میں اور آتے ہی راستے سے پلٹ آیا ہوں۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ احمد جو پھولے سانس سے واپس آیا تھا ایک سانس میں شیر دل کے سامنے بولا، جو ہاتھ باندھے آنکھ کا اشارہ زائم کی جانب سے دیکھتے احمد کو آگاہ کرتے ہوئے۔ احمد نے شیر دل کے اشارے پر جب سامنے دیکھا تو ہر چیز زمین پر بوس ہوئی، جبکہ انہی کی ٹوٹی پھوٹی چیزوں میں سکون سے بیٹھے زائم کو پایا جو اسے ٹیلی فون کو سینے سے لگائے آنکھیں موندے مطمئن بیٹھا تھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ ٹھیک تو چھوڑ کر گیا تھا اسے، اور یہ کمرے کا حال؟ احمد تعجب گدا ہوا۔ تم آ گئے ہو، کب سے انتظار میں تھا تمہارے۔ زائم احمد کی آواز سنتے بڑی مسکراہٹ دیتے اٹھ بیٹھا۔ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے زائم؟ احمد منتشر ہوا۔ وہ زندہ ہے، کہا تھا نا تمہیں میں نے، وہ زندہ ہے۔ زائم خوشی سے جھومتے اٹھا اور سیدھا احمد کے سینے جا لگا۔
جبکہ احمد کو زائم کی حالت سمجھ سے بالا تر تھی۔ میں نے اس کی آواز سنی انہی کانوں سے۔ زائم دیوانہ وار اپنے کانوں کو چھوتے بولا، اس نے مجھ سے بات کی ہے، وہ زندہ ہے میرے یار، زندہ ہے۔ اب بس تو نے اسے جلدی سے میرے پاس لے آ۔ بہت صبر کر لیا میں نے، بہت دوری ہو گئی اس سے، اب بس جا اور لا اسے۔ زائم احمد کو دھکا دیتے ہوئے بولا، کون زندہ ہے؟ کس کی بات کر رہا ہے تو یار؟ کیا ہو گیا تجھے؟ ہوش میں تو ہے نا؟ لگتا ہے تو نے دوائی نہیں کھائی ہے، جبھی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ احمد نہ سمجھی سے زائم کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا، مجھے دوائی کی نہیں، آپ عشق کی ضرورت ہے، وہ زندہ ہے میرے یار۔ زائم کہکمہ لگاتے پیچھے کو ہٹا، جس کی گونج پورے لاؤنج میں گونجی۔ آپش؟ احمد نے سوالیہ نظر سے شیردل کو دیکھا جو کندھے اچکائے کھڑا ہو۔ ہاں آپش، آ گیا نا تو بھی صدمے کی؟ جس کو تو 2 دن پہلے مردہ قرار دے رہا تھا وہ زندہ کیسے؟ زائم خوشی کے پھولے نہ سمائے سر حامی میں زور زور سے ہلانے لگا، کیونکہ وہ میری ہے اور موت اسے تب تک نہیں چھو سکتی جب تک واپس میری جانب پلٹ کر نہ آ جائے۔ زائم کی مسکراہٹ ایک دم زہر آلود ہوئی، اور تو اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپش زندہ ہے؟ احمد بازو میں باندھے اس کی بات سنتے بولا، کیونکہ میں نے اس کی سانسوں کی تپش، دل کی دھڑکن اور اس کی آواز سب ایک ساتھ سنی ہے یار، اور میں غلط نہیں ہو سکتا اپنی آپش کے معاملے میں، ہرگز غلط نہیں۔ یاد ہے ابھی بھی مجھے وہ جب بولی تھی زائم زائم زائم؟ زائم مدر ہوتے ہاتھ پھیلے ہلکی مسکراہٹ دینے جھومنے لگا، اف کس قدر میٹھی آواز تھی نا میری جان کی، ابھی تک رس کھل رہا ہے میری کانوں میں، کاش وہ بولتی رہتی اور میں سنتا رہتا۔ احمد نے زائم کی عجیب حرکتوں کو دیکھا تو نفی میں سر ہلائے شیردل کی جانب پڑا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم تھے یہاں یہ سب ہو رہا تھا؟ نہیں صاحب جی، میں تو باہر تھا، زائم صاحب کے کام کی وجہ سے ہی تھا باہر، بہت اچھے مزاج میں چھوڑ کر گیا تھا انہیں، مگر واپس آیا تو؟ شیردل سر گرائے بولا۔ زائم خوشی سے گنگنا رہا تھا، جبکہ احمد کو اس کی حرکتوں پہ شدت کا غصہ آنے لگا تھا۔ بس کرے گا اب کیا اور پاگل پن رہ گیا تیرا؟ پاگل پن میں کر رہا ہوں یا تم سب مل کر مجھے پاگل بنا رہے ہو؟ زائم احمد کی بات پہ چنگارا، کہتا تھا نا کہ وہ زندہ ہے، مگر تم نے میری ایک نہ مانی۔ اگر وہ مر گئی تھی تو فون پر کون تھی جو مجھ سے نفرت کا اقرار کر رہی تھی، واپس نہ آنے کا اندھیا بھر رہی تھی؟ کیا وہ سب بھی میری سوچ کے خرافات تھے، یا تو مجھے جھوٹا سمجھتا ہے؟ کس فون کی بات کر رہا ہے تو؟ احمد کو شک سا ہوا، اسی فون کی جو کچھ دیر پہلے آیا تھا لینڈ لائن پر، اسی فون پر اس کا فون۔ اگر نہیں یقین تو اس نمبر کے سارے ریکارڈز نکال اور کر پتا کہ میں سچ بول رہا ہوں کہ جھوٹ، مگر ایک بات یاد رکھ آپش، میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے۔ زائم پنگار مارتے ہوئے صوفے پہ جا بیٹھا، جبکہ احمد سر پکڑے وہیں کھڑا اس کا رویہ دیکھنے لگا۔ مجھے لگتا ہے صاحب جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں احمد صاحب۔ شیردل جو چنچ و پش میں کھڑا تھا سوچتے بول اٹھا، اب تم کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ کیا سچ کہہ رہا ہے کہ تم نے ابھی آپش کی آواز سنی ہے؟ احمد ٹھیکا، نہیں صاحب جی میری کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی فون سنا میں نے، مگر صبح سے بھی 2 بار ایسے فون آئے تھے، مگر جب میں نے اٹھانے کو بڑھتا تو فون بند ہو جاتا تھا۔ شیردل داست سے اطراق کرتے ہوئے بولا، دیکھا احمد اب تو یقین آ گیا نا تجھے تو مجھ پر کہ اب لگتا ہے کہ تمہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ زائم تنزیہ ہوا، تمہیں اب مجھ پر یقین آئے یا نہ آئے، مجھے تم پر تمہارے قانون پر کوئی بھروسہ نہیں۔ جس نے کوشش کرنے کی بجائے میری آپش کو مردہ قرار دے دیا، وہ بھی اپنی ہر ڈرامی کا کوئی نہ کوئی ثبوت دے گی۔ بہتر ہے کہ اب میں خود ہی اسے تلاش کروں گا۔ زائم سخت ہوا اور فوراً زمین پہ گرے اپنے کوٹ کو جھاڑتے وہاں سے باہر کو نکلا۔ بہت بول رہا ہے تو زائم، تو جانتا ہے تو اسے اکیلا ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ احمد فوراً اسے پیچھے کو ہوا، ڈھونڈوں گا اسے اور تیرے سامنے لا کر کھڑا کروں گا بھی۔ زائم ہف کھائے گاڑی کی جانب بڑھا تو دور بیٹھا ڈرائیور بھاگتا ہوا گاڑی کی طرف لپکا اور اپنی سیٹ نکال سنبھالی۔ احمد دروازے پہ کھڑا زائم کو جاتا دیکھتا رہا، پھر واپس لاؤنج کی جانب پلٹا جہاں شیردل چیزوں کو اٹھا کر ان کی جگہ پر واپس رکھ رہا تھا۔ پاگل ہو گیا یہ، سمجھتا نہیں ہے کہ اکیلے کچھ نہیں کر پائے گا، مگر میں اس طرح کی بے وقوفی نہیں کر سکتا، کچھ تو کرنا ہی ہوگا مجھے بھی۔ احمد دل بلایا، پھر فوراً کسی کو کال ملا دی، ہاں حمزہ سر میں پہنچ گیا ہوں ہوٹل، آپ کب تک آئیں گے؟ نہیں حمزہ میں نہیں آ سکتا، راستے میں تھا جب گھر سے ایمرجنسی کال آ گئی تھی، خیر ایک کام کے لیے فون کیا تھا تمہیں۔ جی سر حکم کریں، ہم متاسف ہوا، ایک نمبر بھیجتا ہوں تمہیں، میں اس کا سارا ریکارڈ نکلوا دو، تب تک میں خود آفس آتا ہوں تمہارے پاس، پھر تفصیلاً سب بتاتا ہوں تمہیں۔ ٹھیک ہے سر بھیجیے، میں بھی آفس کے لیے نکلتا ہوں یہاں سے پھر۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ احمد نے کہتے ساتھ ہی فون بند کیا اور پھر ایک نظر سامنے صورتحال پر ڈالی اور واپس باہر کو نکل گیا۔ گھر سے نکلتے زائم نے ایک شخص کو کال ملا دی تو یاد آ ہی گئی میری زائم صاحب کو، کہا بھی تھا پولیس والے وقت میں ضیاع کرے گا آپ کا، مگر ایک نہ سنی آپ نے۔ دوسری جانب سے کالا گو رائیا تنزیہ کے نش تک چلائے مسکرایا، پہاڑی لباس میں ملبوس ہاتھ میں دیسی شراب کی وہ پیالی تھامے وہ چسکی بھرے بولا، گو رایا تجھے فون تیری باتوں کو سننے کو نہیں کیا میں نے، بہتر ہے کام اور دام دونوں بات پر آ، کیونکہ فون کرنے کا مقصد تو بہتر جانتا ہے، لہٰذا وقت کا ضیاع نہ کر، میرا زائم سنگین ہوا۔
حوصلہ زائم بابو حوصلہ، ہم تو آپ کی خدمت کو ہی بیٹھے ہیں، آپ حکم تو کریں سب ہو جائے گا۔ کالا گوریا بیٹھے مزاجی سے بولا، ٹھیک ہے ملنا چاہتا ہوں تجھ سے، ابھی اسی وقت آ رہا ہوں، میں راستے میں ہی ہوں، یہی بتانے کو فون کیا تھا میں نے تجھے۔ ٹھیک ہے زائم بابو، انتظار رہے گا آپ کا۔ گوریا بولا ہی تھا کہ دوسری جانب سے فون بند ہو گیا۔ بہت ہی سنگ دل آدمی ہے یہ، مکمل بات سننا مناسب ہی نہیں سمجھتا، مگر کام تو مجھ سے ہی پڑے گا اسے۔ کون ہے یہ گوریا صاحب جس نے آپ کا فون بند کر دیا؟ وہ بھی یوں پاس کھڑا سنی جو سب باتیں توجہ سے سن رہا تھا بولا، ہے ایک بھیڑیا سخت انسان، اکھڑ اور کھر دماغ، اپنی بیوی کا دیوانہ ہے یہ، مگر اس کی دیوانگی بیچاری کو بہت مہنگی پڑی اور اسے چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی، اب بس اس کی تلاش میں خونخوار ہوا ہے اور مجھ سے مدد چاہتا ہے۔ گوریا طنزیہ مسکراہٹ دیتے تعصب سے بولا، لگتا ہے کوئی تگڑی پارٹی ہے یہ گوریا صاحب، تبھی اس کی بدتمیزی کا کوئی جواب نہ دیا آپ نے۔ سنی شیطانی مسکراہٹ ہوا، ہاں ٹھیک سمجھا ہے تو، اخیر تگڑی پارٹی ہے، خیر چائے پانی کا انتظام کرو، آنے والا ہے کچھ دیر میں ہی، اور ہاں سارا مال گودام میں پہنچا دینا، آج کل پولیس بہت جوش دکھا رہی ہے، میں نہیں چاہتا کسی بھی قسم کا نقصان ہو ہمیں۔ گوریا برجستی سے بولتا وہاں سے اٹھا جبکہ سنی حکم کی تعمیل کے لیے چلتا بنا۔ آپش کو فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا جبکہ عریض طارق صاحب کے ساتھ ہی بھاری کھڑا پریشانی میں مبتلا چکر کاٹنے لگا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں وہاں جانے کی؟ منع کیا تھا نا تمہیں میں نے، تو پھر کیوں گئے تم وہاں؟ طارق صاحب عریض پر برسے، بابا میں تو بس بات کی غرض سے گیا تھا، مجھے اگر تھوڑا سا بھی اندازہ ہوتا کہ یوں ہو جائے گا تو میں ہرگز نہ جاتا۔ عریض پشیمان ہوا، اس قدر کم عقلی کی امید نہ تھی تم سے عریض، معلوم نہیں بچی کو کیا ہوا، کیا صدمہ لگا اسے کہ وہ ہوش میں ہی ہوگی۔ طارق صاحب ہمارے پریشانی زیر لب بڑبڑائے، آپ آئے ہیں مریضہ کے ساتھ؟ ایک اور وارڈ بوائے نے عریض کو کمرے کے باہر کھڑا دیکھا تو فوراً اس کی جانب بڑھا، جی میں ہی ہوں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ کوئی خطرے کی بات معلوم نہیں مجھے، آپ کو ڈاکٹر صاحبہ اندر بلا رہی ہیں، شاید کوئی ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ ٹھیک ہے آپ چلے میں آتا ہوں۔ عریض نے سنا تو پریشانی سے متحر ہوا اور پھر بے چین نظروں سے طارق صاحب کو دیکھنے لگا۔ چلو بھائی اب یوں مجھے کیا دیکھ رہے ہو، اندر جا کر ہی معلوم ہوگا کہ اصل بات کیا ہے، ورنہ سوچ سوچ کے یوں پریشان رہیں گے ہم۔ طارق صاحب سخت ہوتے ہوئے آگے کو بڑھے جبکہ عریض پیچھے کو چل پڑا۔ کمرے میں داخل ہوتے سامنے ڈاکٹر صاحبہ کو بیٹھے پایا، آئیے بیٹھیے، تو آپ ہیں آپ اس پیشنٹ کے ساتھ؟ طارق صاحب اور اس چشم پش میں کرسی پر پرجمان ہوئے، جی ہم ہی ہیں انہی کے ساتھ۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحبہ، سب خیریت تو ہے نا؟ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ طارق صاحب گو ہوئے، پریشانی والی بات تو ہے مگر اگر احتیاط اور خیال رکھا جائے تو بہت جلد بہتری بھی نظر آئے گی۔ ڈاکٹر صاحب فائلز کو دیکھتے بولی، مطلب کچھ سمجھا نہیں میں، کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ عریض ناسمجھی سے بولا، بہت مبارک ہو آپ کو آپ کی وائف امید سے، وہ اسی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، کمزور جو بہت ہیں۔ کیا آپ کا اس سے پہلے کوئی بیبی بھی تھا؟ ڈاکٹر صاحب تصدیقی ہوئیں جبکہ عریض تو سناٹ اور پھٹی آنکھوں سے ڈاکٹر صاحبہ کو دیکھنے لگا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ نہیں طارق صاحب جو خود چندیا سے گئے تھے بمشکل ہی سنبھلے گو ہوئے۔ ہاں ٹھیک ہے، کافی ویک ہے آپ کی پیشنٹ، تو یہ کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہی ہوں میں، باقاعدگی سے ان کا استعمال کروائیں اور ساتھ خوراک کا بھی خیال رکھے گا ان کا۔ عریض جس کے لیے سب ناقابل برداشت تھا فوراً اٹھ کر باہر کی جانب بڑھا، انہیں کیا ہوا ہے؟ کیا یہ خوش نہیں ہے باپ بننے پر؟ لوگ دعائیں مانگتے منتیں مانگتے ہیں اس خوشی کے لیے، اور یہ ڈاکٹر صاحبہ عریض کے رویے کو دیکھتی بولی، نہیں یہ بچے کا باپ نہیں ہے، وہ تو بس اچانک ایسی خبر ملی تو خوشی سے باہر کی جانب لپکا ہے۔ خیر آپ مجھے بتا دیں آپش کو کب چھٹی ہوگی اور ساتھ ادویات وغیرہ بھی؟ طارق صاحب مصنوعی مسکراہٹ لیے بات سنبھالے بولے، جی انہیں کچھ ہی دیر میں ڈسچارج کر دیا جائے گا، اور ساتھ یہ پرسکرپشن بھی لکھ رہی ہوں، باقاعدگی سے دیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے پرچی طارق صاحب کی جانب پڑھائی تو وہ تھامے باہر کو پڑے۔ ہسپتال کے کمرے میں موجود بیڈ پر لیٹی آپش کو اپنی امید سے ہونے کی خبر مل چکی تھی، خوشی سے سرشار اپنے پیٹ پر محبت سے ہاتھ رکھے ہوئے نینی جان کو محسوس کرنے کی کوشش میں تھی، مگر خوشی کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی رواں تھے جو اس کی تکیوں کو آنسو سے تر کر چکے تھے۔ ماں بننے کی خوشی میں یہ تو بھول ہی گئی کہ جس اولاد کی خوشی میں منا رہی ہوں وہ اپنے باپ کی سنگ دلی سے واقف بھی ہے یا نہیں۔ ایک دن باپ کا بچہ پیدا کروں گی میں اور شاید ایک ایسی ہی زندگی گزارے گا وہ جیسے میں نے گزاری۔ آپش کے آنسو سوچ سے تھمنے کا نام نہیں لے رہتے، نہیں بالکل نہیں، میں اپنے بچے کو اپنی جیسی زندگی نہیں گزارنے دوں گی، اس کا مستقبل سنواروں گی، اس کو ہر خوشی دوں گی اور اس کے باپ کی شر سے محفوظ رکھوں گی، ہاں میں اس کو کسی بھی قسم کا کم تری کا شکار ہونے نہیں دوں گی۔ آپش تہیا کے بیٹھی اور آنسو صاف کرتے ہاتھ پہ لگی ٹرپ کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی کہ تبھی ریس دھرام دروازے بجائے کمرے میں داخل ہوا، چہرے پہ سنگین نیت چھائے غیظ و غضب لیے وہ بگلا رہا تھا۔ آپش نے ریس کی تاثرات دیکھے تو اجبا ہوتے اٹھ بیٹھی، یہ کس کا بچہ ہے آپش؟ عریض زہر العروج ہوا۔ عریض کا سوال سن کر آپش نے
जवाब देने के बजाय नज़रें घुमाई। जाएँ यहाँ से, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझती। क्यों नहीं समझती? या फिर तुम खुद नहीं जानती हो कि इसका बाप कौन है? इसका गुस्सा इसकी अकल को नोच चुका था। बकवास बन रखे हैं अपनी अरीस। अब आपको कोई हक नहीं पहुँचता कि मुझसे ऐसी घटिया बात भी करें। आपने सुना तो चिल्ला से उठी। तो बताओ फिर कौन है तुम? किसका बच्चा है ये? अरीस आगे को बढ़ा और पिछले हाथ से ड्रिप खींचते बाजुओं से चिगड़े अपनी जानिब खींचा। और क्यों भाग रही थी तुम इस दिन? ड्रिप की दर्द से आपिश कराते चीख सी उठी, जबकि हाथ से रस्ता खून भी अब इसके हाथ को तर करने लगा। बताओ, जानना चाहता हूँ मैं आपिश। एक पुरसुकून शख्सियत का मालिक था मैं, तुम्हारी वजह से किस कदर संगीन हो गया मैं तुम सोच भी नहीं सकती। अरीस आपिश को जगड़े झंझोड़ते बोला, मुझे छोड़ें अरीस, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके बदलने से और आपकी चाह से। आपिश अब रोने लगी, जबकि अरीस जो खुद भी रुआंसी था, गाल पर बहते आंसू उसकी मोहब्बत का सबूत था। दर्द, मुझे भी दर्द हो रहा है, बहुत दर्द, यहाँ पर। अरीस सीने पे आपिश का हाथ मारते चीखा, पहली मोहब्बत थी तुम मेरी, पहली नज़र की पहली मोहब्बत। मगर घिन सी आ रही है मुझे खुद से कि तुम जैसी लड़की से मोहब्बत कैसे कर सकता हूँ मैं। अरीस आपिश के चेहरे को जगड़े जगाड़ा, मैंने आपसे आपकी मोहब्बत का तकाजा नहीं किया था और ना ही मैंने कोई गुनाह किया जो आप गाली दे रहे हो मेरी ज़ात को, मेरी औलाद को। आप इस गुस्सा होते अली से हाथापाई करके चीखी, अच्छा तो तुम्हारे नज़दीक ये गुनाह नहीं है? तो ठीक है, मैं जो अब करूँगा वो भी गुनाह नहीं होगा, वो भी जायज़ होगा। अरिस जो बदहवासी और सन्नाट पसंदी से झगड़ा पेश के दोनों हाथों को अपनी मजबूत बाहों में जकड़े हुए उसके लब को छूने की कोशिश करने को बढ़ा। छोड़े मुझे अरिस, छोड़ें। तारिक अंकल आपिश मुसलसल अपने दिफा में थी, मगर अरिस जैसी शैतानी से तारी हुई कि जैसे अरिस आपिश को छूता, तारी साहब का एक तमाशा अरिस की गाल पर ज़ोरावर हुआ, जिसकी वजह से अरिस मुकम्मल लड़खड़ा सा गया, जबकि आपिश फ़ौरन गिफ्ट से निकलते तारी साहब के पीछे को भागी। ये सब क्या हरकत थी तुम्हारी? क्या अपनी तरबियत, अपनी सोच व समझ सब खो चुके हो जो वहशत करने पर उतर आए हो? तारिक साहब अरीस की हरकत पर आतिफ़िशा हुए, जबकि अरीस चेहरे पर हाथ रखे सर झुकाए खड़ा रहा। किस कदर झुका दिया तुमने मुझे इस बच्ची के सामने? मेरी तरबियत का सर नीचा कर दिया तुमने, और किस कदर घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हो तुम इस पर। तुम्हें खबर भी है ये शादीशुदा है, किसी के निकाह में किसी की बीवी है, और तुम इस पर घिनौना इल्ज़ामात के साथ अपनी मर्दानगी झाड़ने पर तुले थे। अरिस ने तारिक साहब की बात सुनते सख्ती से पीछे खड़ी सहमी आपिश को देखने लगा, जो अपने खून से भरे हाथ से अपने चेहरे पर बिखरे आंसू को बेरहमी से साफ कर रही थी। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। फ़ख्र था तुम मेरे, मगर शायद मैं गलत था। चलो आपिश बेटा, मेरे साथ चलो। तारिक साहब आपिश को ले बाहर को निकले, जबकि अरिस वहीं बुत बने खड़ा रहा। रिवायती अंदाज से सजी एक बैठक की जाने ज़ाइम को ले जाया गया, जहाँ पर गोरिया पहले से बैठा हुक्का सुलगा आ रहा था। कैसा है ज़ाइम बाबू, बैठो यहाँ पर, तुम के इंतज़ार में था, कुछ देर नहीं लगा दी तुमने आने में? गोरिया ने ज़ाइम को आते देखा तो अपनी पख्तूनी लहजे से बोलते धुआं हवा में मोहर करते पास खड़े सनी को इशारा देते हुए गो हुआ। ज़मीन पर बिछी खूबसूरत कढ़ाइयों वाली दरी, जहाँ पर जगह जगह गोल गोल तकियों को बैठने वालों के लिए रखा गया था। गोरिया के इशारे पर ज़ाइम इसके रूबरू तकियों से टेक लगाए बैठ गया, जबकि सनी एक और का ज़ाइम के सामने जा रखा, जो इसे हैरत नज़रों से घूरने लगा। क्या हुआ ज़ाइम बाबू, ऐसा क्या देखता है तुम? क्या तुम्हें खबर नहीं? मर्द से बात करने का मज़ा तभी आता है जब वो अंदर से गर्म होता है। भरो एक घूंट और निकालो अंदर की ठंडक बाहर। गोरिया ने गश भरा और मजले से लचलाए बोला। ज़ाइम ने गोरिया की बात सुनी तो कप मुँह में दबाया और एक लंबा कश अंदर को लिया। ये हुई ना मर्दों वाली बात। गोरिया खुशी से चहकते हंसा। ज़ाइम ने गश भरा और फिर जेब से अपनी चेक बुक निकालते गोरिया के सामने फेंकी। जितनी रकम चाहो इसमें भरो, मगर मुझे मेरी बीवी आज रात तक मिल जानी चाहिए। अब कैसे वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। गोरिया कभी चेक बुक की जानिब देखता तो कभी बेसब्रे ज़ाइम को घूरता। बात पैसों की होती बाबू तो हम तुमको फ़ोन पर ही अपनी कीमत बता देता। बात जोड़ों की है जो मर्द को अपनी मलकियत में होती है। हम तुमसे कोई पैसा नहीं मांगता। एक मर्द होकर हम तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारी जोरू को तुम तक सही सलामत पहुँचाएगा। गोरिया संजीदा हुआ। ज़ाइम ने गोरिया की बात सुनी तो सोच में पड़ गया। क्या सोच रहा है तुम ज़ाइम? क्या यकीन नहीं है पख्तून की ज़बान पर, या अपनी औरत की मलकियत पर शक हो रहा है? गोरिया तंजिया हंसी। गोरिया, हद मेरा बीवी है वो मेरी, बस और मेरी है। मुझे छोड़कर नहीं गई, मुझसे डर कर भागी है, और फ़र्क होता है छोड़ने और डर कर भागने में। ज़ैन तब सा हुआ। अच्छा खून क्यों जलाता है तुम अपना? हम तो बस यूँ ही बोल पड़ा। गोरिया ने ज़ैन के गुस्से का भापा तो फ़ौरन मुस्कुरा दिया। खैर तुम बताओ, तुम कैसे को मालूम है कि तुम्हारी बीवी अभी भी गिलगित में है? हो सकता है वो कब की। गोरिया ने उंगली से भागने का इशारा दिया, जिस पर ज़ैन ने जेब से एक पर्ची निकाली और फिर से गोरिया के सामने फेंकी। इस पर जो नंबर मौजूद है, इसी नंबर पर मेरी बात हुई थी इससे। साफ ज़ाहिर है कि ये गिलगत के नंबर है। अब नंबर ढूँढ दिया है तुझे मैंने। आगे क्या करना तू बेहतर जानता है मुझसे। ज़ाइम ने हुक्के का पाइप मुँह दबाया,
जबकि सनी ने वो पर्ची गौरिया के हाथ में थमा दी, जो नंबर को गौर गौर से देखने लगा। ठीक है, अभी पता कर देता हूँ, मैं रिपोर्ट करता हूँ तुमको बाबू के नंबर कहाँ का और किसका है। गौरिया ने नंबर सनी को दिया, थमाया, जो नंबर लिए फ़ौरन बाहर को निकला। एक बात कहूँ जाहिम बाबू, गौरिया ने सोचते सोचते कहा, हक नहीं पहुँचता मगर मर्द हूँ, मर्द का दर्द समझता हूँ, जानता हूँ तो तभी न जाने क्यों तुम्हारी मोहब्बत और बेबसी देख कर लगा कि तुमसे कहूँ। गौरिया की बात तो जाहिम की जानिब मुतवज्जा हुआ। हम जितना मर्जी गंदा बंदा है मगर औरत ज़ात में कभी अपनी मर्दानगी नहीं दिखाता। वो निकली ही मर्द की फसली से, तो क्यों अपनी फसली को तोड़कर खुद को अपाइज करता है। औरत को मोहब्बत दो, वो बदले में तुम्हें अपनी जान दे देगी। खुदा की कसम ऐसी औरत है। हम भी 3 बेटियों का बाप है मगर जो सुख मेरी एक बेटी ने मुझे दिया, अल्लाह गवाह, 3 न दे सका हमें। गौरिया मुतमईन और मोहब्बत भरे अंदाज से जाइम को समझा रहा था, जबकि जाइम भी गौरिया की बातों पर हैरत ज़दा इसको सुन रहा था। तभी सनी फ़ौरन अंदर की तरफ लपका, गौरिया साहब ये नंबर तो करीबी होटल का है। सनी ने आते ही तराक किया, कौन सा होटल, कोई अता पता, कौन का मालिक है। गौरिया ने तफसीलन पूछा, मुझको पता है गौरिया साहब कौन सा होटल है, आप कहें तो ले चलता हूँ अभी। हाँ क्यों नहीं, वक्त क्यों ज़ाया करना जब सब मालूम हो ही गया है। तो मैं अब कोई मौका गंवाना नहीं चाहता और ना ही मज़ीद वक्त बर्बाद करना चाहता। तुम ले चलो मुझे अभी और इसी वक्त वहाँ। ज़ैन फ़ौरन बेचैनी से उठा और हामी भरे से बोला, तो ठीक है सनी, तुम अपने कुछ बंदों को भी साथ ले जाओ और साथ जाइम भाई बाबू को भी, और जो बनता है हमें पल पल का बताओ। गौरिया ने जाइम को सुना तो सनी पर हुक्म सादिर किया, जो तकमील के लिए फ़ौरन बाहर को निकला। जबकि जैसे ही जाइम भी इसके पीछे को हुआ, गौरिया की आवाज़ पर एकदम रुक गया। हमारी बातों पे गौर करना जाइम बाबू, हम जैसा गुंडा बंदा तुमसे ये कह गया है तो यकीनन कोई ना कोई सच तो होगा ना, गौर करना। गौरिया को नज़र भर देखने के बाद जाइम बिना कुछ कहे बाहर को निकल पड़ा, जबकि गौरिया फिर से मुंह में हुक्के का पाइप दबाए कश भरे अधा हुआ छोटे हंसने लगा। मर्द दिबावला की चीज़ें, मोहब्बत करे तो संगीन, नफरत करे तो वो भी संगीन। तारी साहब आपिश के हाथ पर पट्टी करवा वापस इसे हॉस्पिटल होटल ले आए थे, जबकि इस बात से बेखबर अरिस पूरे अस्पताल में ख्वार होने के बाद मायूसी से होटल की जाने बढ़ा था। बहुत मौजत चाहता हूँ बेटी तुमसे, मुझे उम्मीद न थी कि अरिस इस हद तक गिर जाएगा। तारी साहब हमारे शर्मिंदगी के आपिश के सर पर हाथ रखते बोले, लगता है मेरी परवरिश अधूरी रह गई है। ये गुमान एक बाप भी माँ की तरह मुकम्मल अच्छी परवरिश कर सकता है, हमेशा गुमान ही रहेगा। नहीं अंकल, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। हालात ही कुछ यूँ करके बन गए थे कि आपिश मस्जिद कुछ कहती दरवाजे में खड़ी अरिस पर नज़र पड़ी, जो खामोशी से खड़ा इन दोनों को देख रहा था। आपिश को खामोश पाकर तारिक साहब ने आपिश की नज़रों का ताक़ुब किया तो नज़र सामने अरिस से पड़ी। अरिस जो इस वक्त दोनों की नज़रों का मरकज़ था, कुछ यूं ही खड़े होने के बाद कदम बढ़ाए और अंदर की जानिब बढ़ा। तारिक साहब ने इसे आते देखा तो फ़ौरन गुस्से से बड़े इसकी जाने बढ़े, क्या करने आए हो अब यहाँ, क्या अब कोई कसर रह गई मुझको जलील करवाने की, जो वो भी मुझ पूरा करना चाहते हो। तारिक साहब तलमला से गए, या हविस अक्ल और तालीम को खा चुकी है जो फिर से वहशत मुकम्मल करना चाहते हो। नहीं पापा, मैं तो बस माफ़ी मांगने आया हूँ, शर्मिंदा हूँ अपनी कोताही पर, अपनी नासमझी और गलीज़ सोच पर। अरे जिसके रोने की वजह से आंखें सुर पड़ चुकी थी, नजरें गिराए पशेमान हुआ। तुम्हारी शर्मिंदगी से अब क्या फ़ायदा। इंसान के अल्फाज इस कदर संगीन होते कि अरीस के सालों साल भुलाए नहीं जा सकते। अफसोस तुम पर नहीं, मुझे बल्कि खुद पर है, जो ये समझता रहा कि माँ का दम जिस मर्द के हाथ में निकला हो कभी किसी औरत को दुख नहीं पहुँचा सकता। मगर मैं गलत था, अफसोस में गलत था। तुम्हारी माँ की मौत और मेरी परवरिश दोनों ही भुला चुके हो तुम। एक औरत की इज्जत करना ना सिखा तुम्हें मैं, ना सिखा सका। तारी साहब की आंखें आज पहली बार नम हुई, जिसको छुपाते वो फ़ौरन बाहर की जाने बढ़े, जबकि अरीस जिसने खुद अपनी माँ की मौत के बाद पहली बार तारिक साहब की आंखों को तर देखा था, इनकी बातों से मज़ीद टूट सा गया और घंटों के बल बैठे हिचकियाँ भरते रोने लगा। आज पहली बार आपिश को किसी मर्द को यूँ रोता देखकर हैरत हुई। आज पहली बार किसी मर्द को यूँ बिगड़ता देखकर, मर्द का एक नया रूप देखकर आपिश कशमश में मुब्तला हुई। क्या मर्द भी रोता है, क्या इसे भी दर्द होता है वैसे ही जैसे औरत को होता है। अगर ऐसा है तो मुझे अज़ियत देने के बाद हंसता क्यों था, मुझे रोता देखकर वो पुरसुकून क्यों होता है। आपिश कभी बिखरे अरिस को देखती तो कभी अपनी बेदर्दी सैया को सोचती। कुछ देर यूं ही रोका दिल हल्का करने के बाद अरिस अपने चेहरे को साफ करते बामुश्किल खुद को सहारा देते उठा। बोलना तो बहुत कुछ चाहता था मगर जबान और आंखें सामने बैठी आपिश के सामने ना खुल सकी। कांपते हाथों को जोड़े वो सर किराए आहिस्ता खड़ा हुआ, आंखों में आंसू और पशेमानी लिए वो हिचकियाँ भर रहा था, जबकि आपिश बेयकीनी के आलम में ये सब देख रही थी। आपिश की नज़रों का मज़ीद सामना न करते वो फ़ौरन वापस बाहर को निकला, जबकि आपिश अभी भी हैरत ज़दा थी। हाँ हमज़ा, क्या बना, कुछ पता लगा तुम्हें इस नंबर के मुतालिक जो मैंने भेजा था। अहमद क्वार्टर में दाखिल होते ही सीधा हमज़ा के कमरे में दाखिल हुआ। जी सर, सब इन्फॉर्मेशन निकाल ली है मैंने, बस आपका ही इंतज़ार था मुझे। हमज़ा ने अहमद को अंदर आते देखा तो फ़ौरन तसल्ली बख्श जवाब दिया,
गुड, लगता है तुम्हारी प्रमोशन की बात करनी पड़ेगी मुझे। बहुत शुक्रिया सर जी। अहमद की बात सुनते ही एक बड़ी सी मुस्कुराहट दी। हमजा ने हाँ में हाँ मिलाए बोला, अच्छा तो क्या खबर मिली, कहाँ का नंबर है, किसका नाम पर है? सर ये एक होटल का नंबर है और इसी होटल के किसी कमरे से ये कॉल मिलाई गई है, और वो भी आज सुबह 3 बार। 2 बार कॉल रिसीव नहीं की गई, जबकि तीसरी बार 5 मिनट की बात की गई इस नंबर से। अहमद के सवाल पर हमजा ने तफसील दी। तो इसका मतलब है ज़ैम सच कह रहा था, बात हुई है इसकी, और हो सकता है आप इससे ही हो। तो चलो फिर हमजा मेरे साथ इस होटल की जानिब, बात का खुलासा हो ही जाए और हकीकत सामने आ ही जाए कि आप इस जिंदा है कि नहीं। अहमद बरसगी से बोला, ठीक है सर, एक्सटेंशन नंबर भी निकाल लिया है मैंने इस कमरे का, तो हमें मुश्किल नहीं होगी कमरे तक रिसाई की। हमजा तासुब से हुआ, तो फिर ठीक है, देर किस बात की है, चलो चलें। अहमद कहते साथ ही बाहर को निकला, जबकि हमजा भी इसके पीछे को निकल पड़ा। होटल पहुंचे तो दोनों फौरन अंदर की जाने बढ़े। अस्सलाम वालेकुम। अहमद आगे बढ़ते अपना पुलिस आईडी कार्ड पर रिसेप्शन के सामने रखते बोला, वालेकुम सलाम जी सर, हम अब कैसे मदद कर सकते हैं आपकी? क्या कुछ गड़बड़ है? जो भी बात है आप पहले हमें वाज़ेह कर दें, क्योंकि होटल का रेपुटेशन का सवाल है। रिसेप्शनिस्ट ने पुलिस कार्ड को देखा तो उलझी नज़रों से देखते गो हुई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जिससे आपके होटल की रेपुटेशन ख़राब हो। हम बस यहाँ एक कमरे की मालूमात लेने आए हैं। दरअसल एक लड़की नहीं मिल रही हमें, और वो लड़की इसी होटल के किसी कमरे में रह रही है, क्योंकि इसी होटल के किसी कॉल से हमें फ़ोन आया था इसका। क्या आप हमें इस कमरे का नंबर बता सकती हैं? हमज़ा आगे बढ़ते गो हुआ, क्या प्लीज़ आप मुझे वो नंबर दिखा सकते हैं? एक्सटेंशन देखकर ही बता सकते हैं कि नंबर किस कमरे का है और हमारे होटल का है भी कि नहीं। जी ज़रूर। हमज़ा नंबर दो। अहमद के कहने पर हमज़ा ने नंबर सामने रखा, जिसे देखकर वो कंप्यूटर पर इसका नंबर एक्सटेंशन चेक करने लगी। सर नंबर हमारे ही होटल का, और ये कमरा 3rd फ्लोर पर है, रूम नंबर 312। अच्छा तो किसने रिज़र्व किया है ये रूम? कौन रह रहा है वहाँ पर? अहमद ने सुना तो फ़ौरन बोला, सर ये रूम अरिस तारिफ के नाम से रिज़र्व है, बल्कि 3 रूम रिज़र्व है इनके नाम से, और तीनों साथ साथ ही हैं। रिसेप्शनिस्ट साहब को इसे जवाब दिया, अच्छा तो कब से हैं वो यहाँ पर, और क्या यहीं के हैं या फिर किसी और शहर से हैं? हमजा सवाली हुई, सर अनकरीब 15 दिनों से हैं यहाँ वो, फैमिली है और सर इस्लामाबाद से आए हैं सैर तफरीह के लिए। ठीक है, क्या वो इस वक्त कमरे में हैं, कहीं बाहर तो नहीं गए हुए? हमजा गो हुआ, जी सर वो कहीं नहीं गए, अभी मैंने अरिस तारिक को यहाँ से जाते देखा था ऊपर की जानिब। रिसेप्शन ने तामुल लहजे से जवाब दिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत तावन दिया आपने हमें, थैंक यू सर, हैव ए नाइस डे। रिसेप्शन ने मुस्कुराते जवाब दिया और अपने कमरे काम में मसरूफ़ हो गई। तो चलते हैं फिर रूम नंबर 312 में, देखते हैं कौन है वो लोग और आपिश वहाँ क्या कर रही है। अहमद ताज्जुब से गो हुआ, अपने कमरे में बैठे सोच सोच कर इस पागल सा हो रहा था। खुद से घिन खाते वो मुसलसल खुद की ज़ात को कोस रहा था। बहुत गलत कर दिया मैंने, बहुत गलत। इंसान से हैवान का रूह कब धार लिया मैंने, तुझे कुछ खबर ना हुई। अपने बालों को जगड़े अरिज रे लब बड़बड़ाया, किस कदर बदनसीब हूँ मैं। माँ को कब्र में पहुंचा दिया और बाप को जीते जी खुद से दूर कर दिया। मैं तो इनका लाडला बेटा था ना, तो क्या किया इस लाडले बेटे ने इनके साथ? इनकी परवरिश पे सवाल खड़ा कर दिया मैंने। खुद से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहा मैं। अब तो पापा से कैसे माफ़ी मांगूं? और आपिश आपिश का नाम लेते यारिस खुद को मलामत करने लगा। मोहब्बत का दम भरता था ना मैं, इससे आंसू नहीं दे सकता था इसकी आंख में। तो इतनी घटिया इसके लिए कैसे सोच लिया तूने यारिस? किस कदर गिर गया तू चंद घंटों में ही, किस कदर अरिस खुद से बागुस हुआ। मुसलसल आंखों के सामने आता तारिक साहब का उदास और नम आलू चेहरा से मजीद अजियत दे रहा था। मुझे पापा से माफ़ी मांगनी होगी, मुझे इनसे माफ़ी मांगनी होगी, वरना ये दम निकल जाएगा मेरा, ये घुटन मेरी जान ले लेगी, ये अजियत, ये शर्मिंदगी मार डालेगी मुझे। ज़मीन पर बोझ मेरी रूह को फना आलूद कर रहा है, इसी तरह जैसे आपिश का हाथ मेरी वजह से खून आलूद हुआ था। अरे दीवाना वार इर्द गिर्द नजरें घुमाए, हवास बख्ती हित से उठा और फिर जैसे दरवाजे की जाने बढ़ा तो आपिश को अंदर आते देखा, जिसके अंदर आते ही तारिक साहब भी इसके पीछे आए। आंखों में गुस्सा और नाराज़गी लिए हज़ारों शिकवों के साथ वह अरिस के पास से गुजरते सोफे पे जा बैठे, जबकि आपिश भी अरिस को बिना देखे आज तारिक साहब के पास जा बैठी। एक बात आप करना चाहते थे, अब एक बात मैं करना चाहती हूँ अरिस, आपको मुकम्मल हक है, आप चाहें तो सुन सकते हैं, आप चाहें तो जा सकते हैं। आपिश ने सामने मबूत खड़े अरिस को देखा, जो भौंजा तासुरात लिए इसे टेढ़ी नज़रों से देखने लगा और फिर चुपचाप नज़रें गिराए बेड पर जा बैठा और अपनी नज़रें तारिक साहब पे गाड़ी, जो सर गिराए बैठे थे। आज तक इसने तारिक साहब को यूं बैठे नहीं देखा था। आज इस खुद की वजह से वो सर नहीं उठा रहे थे।
अहमद तमज़ा के साथ लिफ्ट के ज़रिए थर्ड फ्लोर पर पहुंचा। अब रूम 312 के बाहर खड़ा था। सर कब तक यूँ खड़े रहेंगे हम? आप इजाज़त दे तो दस्तक दूँ। हमज़ा ने अहमद को देखते कहा, जो इस्तजा तासुरात लिए खड़ा था। हाँ, दो दस्तक। मैं खुद भी इसी कशमकश से बाहर निकलना चाहता हूँ। अहमद के कहने पे हमज़ा ने दस्तक भरी तो कुछ देर के इंतज़ार में एक लड़की कमरे से बाहर को निकली। जी, आप कौन? अनाया चुनती नज़रों से उन दोनों को खड़े देखते बोली, ये आपका रूम है? अहमद ने अंदर नज़र डालते कहा, जी मेरा रूम है। आपको किससे मिलना है? अनाया सवालिया हुई। या क्या यहाँ आप अकेली रहती हैं या कोई और भी आपके साथ रहता है यहाँ? हमजा इस्तफामी हुआ। आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, आपको इससे क्या मतलब? देखिए साफ साफ बताइए आपको किससे मिलना है, वरना मैं अपने भाई को बुलवाऊंगी और साथ पुलिस को भी। फिर वही पूछेंगे कि किससे मिलना चाहते हैं आप लोग। अनाया सख्ती से धमकी भरी, मैडम हम पुलिस वाले ही हैं और बहुत अच्छा ही हो कि आप अपने भाई को बुला लें क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और रही बात मिलने की, तो यहाँ हम आपिश नामी लड़की को ढूंढने आए हैं जिन्होंने आपके ही रूम से सुबह कॉल मिलाई थी। अब आप बताओ हमें कहाँ है वो? हमजा सख्त रवैया अपनाए बोला, जबकि आपिश का नाम सुनकर अनाया एकदम सहम हुई। आपिश आपिश आपी आप आपिश आपी को ढूंढ रहे हैं? अनाया फटी फटी आंखों से इन दोनों को हक्का बक्का देखती बोली। अनाया के मुँह से आपिश का नाम अपनाइयत से सुना तो अहमद के कान खड़े हो गए। आप कैसे जानती हैं आपिश को और कहाँ है वो? अहमद फ़ौरन इज़्तिराबी कैफियत से बोला, वो तो अरीस भाई के कमरे। अनाया हवास बख्तगी से इशारा गो हुई, जबकि अहमद इसे चुनदाई नज़रों से देखने लगा। मैं मानती हूँ गलती पर सिर्फ आप ही नहीं थे, अरीस में भी थी। मुझे सच बताना चाहिए था, शायद तभी जब पहली बार आपसे बात की थी। आज ये सब ना होता, आप यूँ शर्मिंदा ना होते और तारिक अंकल यूँ सर गिराए ना बैठे होते। आप ही जो चुप बैठी थी, खामोशी का शीशा तोड़ते रिज को देखने लगी। जो सर गिराए बस खामोशी से महबूद बैठे सब सुन रहा था, जबकि तारिक साहब का रवैया जाविया भी अरीस से मुख्तलिफ ना था। मगर यकीन जाने अरीस, मेरा छिपाने का मकसद आपको किसी भी किस्म की खुशामद करना या अपनी जानिब राग़िब करना ना था और ना ही मोहब्बत के लिए किसी भी किस्म का अक्स आपको दिखाया था। आपको ये गुमान है कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई, सरासर गलत था। मेरी मदद की आपने, अब तक कर रहे हैं, बहुत एहसान है आपका मुझ पर। मगर आपिश पल भर को रुकी, जिस पर इसकी नज़र इस पर साकित हुई। मगर एहसान को मोहब्बत में डाल लेना मोहब्बत की तौहीन होती है, क्योंकि मोहब्बत इंसान करने से नहीं, एहसास करने से होती है। और मुझे आपका एहसास है, अब तक एहसान ही लगा है, महज और कुछ नहीं। आपिश ने सारी बात तफसीलन की, जबकि इस दौरान कई बार अरीस नज़र उठाए सामने बैठे मूरत को देख चुका था। मुझे कल रात ही आपिश सब कुछ बता चुकी थी। तारिक साहब जो खामोश बैठे थे, आपिश को देखते अब को हुए, अपनी शादी के मुतालिक भी और अपने भागने की वजह भी। मगर किस्मत की सतम ज़रीफ़ी देखो, जिसके जुल्म की वजह से वो हमारे दर पर गिरी थी, आज इसी दर पर इंतहा का सितम होने को था इसके साथ, और वजह तुम थे, बस तुम। तारिक साहब अरीस को देखते अफसरदगी से उठे। पता नहीं आपिश, मैं क्यों आपकी वजह से यहाँ आ गया हूँ? जानती भी है मुझे इसकी सूरत नहीं देखनी। घिन-सी महसूस हो रही है मुझे इससे, क्योंकि आपके साथ जो हुआ आपके महरम ने किया, मगर इसने जो किया वो इसके नफ्स ने किया, और नफ्स का खिलौना वही बनता है जो कमज़ोर होता है। तारिक साहब कदम लिए अरीस की जानिब हुए। और तुम कमज़ोर हो अरीस, तुम्हारा ये गुमान तुम्हें मोहब्बत थी, गलत था। मोहब्बत में इंसान वैशी नहीं बनता बल्कि शर्फ बनता है। तारिक साहब अरीस को हकारत नज़रों से देखते दरवाजे की जानिब बढ़े। चलता हूँ मैं, अब थक गया हूँ बहुत, जिस्मानियत सहनी सुकून चाहिए मुझे। अरीस ने तारिक साहब की जानिब देखा तो सच में एक ही दिन में इनकी उम्र भर की थकावट इनके चेहरे पर आया थी। मगर अंकल नहीं, बस सर में बहुत दर्द है मेरे, कुछ आराम करना चाहता हूँ, आप इस सुकून चाहता हूँ। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। आप इसके इसरार करने के बावजूद भी तारिक साहब ने रुकना मुनासिब न समझा और बेजार होते फ़ौरन वहाँ से चलते बने। तारिक साहब को यूँ जाता देख आरिस फ़ौरन शराबी से आपिश की जानिब देखने लगा, जो खुद भी माहौल की संगीनी से घबरा गई थी। बहुत नाराज़ हूँ मुझसे पापा, हो भी क्यों ना हो, उनका लाडला जो था, और आज इसी लाडले की वजह से आँख में नमी और सर में खम इनके दर्द की वजह से है। अरीस नामुदी से गो हुआ, बहुत मोहब्बत करते हैं वो आपसे अरीस। हाँ जानता हूँ, इनका गुस्सा भी तो इसी मोहब्बत का नतीजा है। अरीस नमी से मुस्कुराहट लिए बोला, सब ठीक हो जाएगा, मैं इन्हें समझाऊंगी, मनाऊंगी। आपिश हौसला गोई, नहीं आप नहीं, मैं खुद मनाऊंगा और मनाऊंगा भी, क्योंकि आपकी वजह से वो मान भी गए तो ख़लिश हमेशा इनके दिल में रहेगी और शर्मिंदगी मेरी आंखों में रहेगी। अरे तासुफ़ हुआ, जो मुझसे सारी उम्र बर्दाश्त नहीं होगी। आपिश ने अरीस की बात सुनी तो मज़ीद रुकना मुनासिब न समझा और जानने को उठ खड़ी हुई। जा रही हैं आप? हाँ, क्योंकि रुकना मुनासिब नहीं अब। आपिश मुस्ने मुस्कुराहट दिए उठी, ठीक कह रही हैं आप, काम ही कुछ ऐसा किया है मैंने। खैर जाते जाते आप बताएंगी नहीं मुझे कि आपका नाम किसके साथ जुड़ा है, कौन है वो खुशनसीब जिसके हक़ में आप लिखी गई हैं? अरीस दिलचस्पी से ज़ाहिर करते तहमीर हुआ। आपिश ने सुना तो पहले तो अरीस को भौंची नज़रों से देखने लगा, फिर मुस्कुराहट देते वापस अपनी मेज़ पर बैठ गई। हैरानगी और फिर मुस्कुराहट एक साथ
कि लगता है सवाल कुछ मज़ाक़ खैस लगा आपको। जी बिल्कुल ऐसा ही है कुछ, आपका सवाल ही ऐसा था कि समझ ना आया मेरी खुशनसीबी की बात कर रहे हैं या फिर मेरी बदहाली का मज़ाक बना रहे हैं। आपिश कंधे उचकाते तमीर हुई। नहीं नहीं, मेरा मकसद। अरीस ने नफ़ी में सर हिलाने बोलने लगा तो तभी आपिश ने अपनी बात का आगाज़ किया। मेरा पूरा नाम आपिश ज़ाइम है। ज़ाइम जिनके नाम के साथ मेरा नाम अनकरीब 1 साल पहले जुड़ गया था। आपिश बसगी से बोल रही थी जबकि अरीस अब तवज्जो दिए सुन रहा था। भागी थी मैं इस रात अपने ही घर से। अगर ना भागती तो शायद बर्फ़ में जमकर एक बेसुध और अनचाही मौत मर जाती, और मुझे ऐसी मौत नहीं मरनी थी। आपिश की आवाज़ कँपकपा सी गई। मौत मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अरीस ताज्जुबज़दा हुआ। कहने को ज़ाइम को मुझसे बेपनाह मोहब्बत थी। मेरा ख़्याल भी बहुत रखते थे वो। मेरी हर ख्वाहिश को लब पर लाने से पहले मेरे सामने ला खड़ा कर देते थे कि कभी-कभी मुझे खुद पर रश्क आता था। आप भी सोच रहे होंगे कि जो लड़की अपने मुँह से ये सब बता रही है वो किस कदर खुशकिस्मत होगी कि इसे ऐसा शौहर मिला। आपिश के चेहरे पर ज़ख्मी मुस्कुराहट उभरी। मगर सच कहूँ, आपिश अरीस को देखती बोली, इस सोच से मैं और मेरे वजूद पे लगे कई ज़ख्मों के निशानात मुत्तफ़िक नहीं। दिन भर मोहब्बत करने वाला शौहर रात को कब जानवर सख्त हो जाता है कि कब किसकी गलती की सज़ा में अज़ियत मिलती है, वो ख़वाह मामूली सी क्यों ना हो। कोई बाहर वाला ये सब जानने से कातिल था। आपिश के चेहरे पर दर्द के साथ इनमें आँख में नमी उभरी जिसे अरीस अच्छे से देख पा रहा था। बस आप समझें, इस रात भी ऐसा ही ज़ुल्म हो रहा था मुझ पर। इसको ये बताने की सज़ा कि वो एक ज़हनी मरीज़ है जो अपने सुकून के लिए, अपनी मुसर्रत के लिए मुझे अज़ियत देता है। आपिश इस रात को सोचने लगी तो उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। मुझे सख्त सर्दी की रात बर्फ़ में मौजूद एक औरत के साथ बांध दिया गया था, और मेरी बेबसी मेरे पर हँसता मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत के दावे बढ़ते हुए हँसता हुआ अंदर चला गया। आपिश को अब अपनी इस रात की बेबसी महसूस हुई। अपने बाजू पर इस रस्सी की बंदिश का एहसास इसके वजूद को कँपकपा सा गया। अरीस आपिश के चेहरे की हैसियत को देख रहा था। आपिश ने अरीस की नज़र खुद पर गड़ी देखी तो फ़ौरन अपना चेहरा साफ करते उठ खड़ी हुई। बस यही कहानी थी मेरी खुशनसीबी। आपिश ज़ाइम की जान, ज़ाइम की मोहब्बत। आपिश ज़ख्मी मुस्कुराहट लिए फ़ौरन उठी और आंसू साफ करते दरवाज़े की जानिब बढ़ी। अरीस, जिसको अब आपिश की इज़्ज़त का एहसास हुआ, इसको यूँ जाता देखकर रोकने की कसक में उठ खड़ा हुआ। जबकि आपिश ने जैसे ही बाहर जाने को दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े वजीद को देखकर ठिठक सी गई और मबहूत होते 2 कदम पीछे लेते हटी। अरीस ने आपिश को शिद्दत होते पीछे कदम लेते देखा तो फ़ौरन इसकी जानिब लपका। आपिश, सब ठीक है ना? आपिश का नाम लेते वो दरवाजे को हुआ, मगर फिर सामने खड़े 2 अजनबियों को देखकर आपिश के सामने खड़ा दीवार हुआ। जी, कौन है आप दोनों और किससे मिलना है आपको? अरीस सवाली नज़र से इन दोनों को देखने लगा। आपिश, आप बस अंदर जाओ, मैं देखता हूँ उन्हें। आपिश अंदर नहीं जाएगी। सामने खड़ा अहमद जो अरीस को आपिश के पास खड़ा देखकर तब चुका था, गर्राया। और आप कौन होते हैं कहने वाले? अरीस ने सामने खड़े शख्स की बात सुनी तो तेवर उचकाए तल्ख हुआ। अरे अहमद भाई, आप? आपिश जो तलखली हुई हवास बख्ती से खड़ी थी ज़ेरे लब बड़बड़ाई, जबकि आपिश के मुंह से अहमद नाम सुनकर अरीस इसे फटी आंखों से देखने लगा। चलो हमारे साथ, अभी मस्जिद वक्त ज़ाया ना करो, मैं नहीं चाहता यहाँ पर कोई भी तमाशा हो। अहमद जो बाजू बांधे सख्त नज़रों से घूर रहा था हफ हुआ। आपिश कहीं नहीं जाएगी। अरीस अहमद के सामने सीना तान खड़ा हुआ। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, बेहतर है रास्ते से पीछे हट जाओ। अहमद के तेवर चढ़े। और वरना क्या होगा? नहीं हटूंगा मैं। क्या कर लोगे तुम? आपिश, तुम चल रही हो अभी मेरे साथ के नहीं? अहमद अरीस के रूबरू खड़ाई से घूर रहा था। आप गलत समझ रहे हैं अहमद भाई, ऐसा कुछ नहीं है जो आप गलत समझ रहे हैं। आपिश ने अहमद की गलतफहमी को महसूस किया तो फ़ौरन इतराफ़ को हुई। गलत मैंने ये हालात समझा रहे हैं मुझे आपिश, और कुछ भी समझने की सलाहियत में नहीं हूँ मैं भी। बेहतर है मज़ीद कुछ कह सुनने चलो मेरे साथ। अहमद का लहजा संगीन हुआ। आपिश ने अहमद की गलतफहमी को बढ़ते महसूस किया तो फ़ौरन दोनों के दरमियान सुलह सफ़ाई को बढ़ी। अरीस, ये भाई हैं मेरे, अहमद भाई, और अहमद भाई अरीस है जिन्होंने मेरी इस रात मदद की थी और मुझे बचाया था। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है हमारे दरमियान। आप प्लीज़ अंदर आएँ, मैं आपको सब बताती हूँ। आपिश की बात सुनने के बाद दोनों के मिजाज में लचक आई। आप प्लीज़ अंदर आएँ। आपिश, आप इन्हें बिठाएँ, मैं पापा को बुला कर लाता हूँ। शायद इन्हें तभी यकीन हो आपकी बातों का। मुझे बस 2 मिनट दे आता हूँ मैं। अरीस ने सुना तो बरस तेज़ दिखाए बाहर को निकला, जबकि आपिश रास्ता छोड़े कशमकश की हालत में अंदर को बढ़ी। जबकि अहमद और रमज़ा भी मस्जिद कुछ के अंदर को चल पड़े और दरवाज़ा बंद कर दिया। सनी अपने 4 लोगों को एक जीप में बिठाए सीधा इस होटल की जानिब बढ़ा, जबकि ज़ाइम अपनी गाड़ी में सवार इसकी जीप के साथ-साथ मौजूद था। न जाने वो मुझे क्या देखेगी तो क्या रिएक्ट करेगी। ज़ाइम आपिश के मुतालिक सोचते माहूम हुआ। हो सकता है मुझसे नफ़रत का इज़हार करे या फिर मुझसे अलहदगी का मुतालबा। ज़ाइम की सोच इसे मज़ीद खौफ़ज़दा कर रही थी। नहीं, वो मुझसे अलहदगी तो नहीं माँग सकती। वो मुझसे अलग होने का सोच भी कैसे सकती है? ज़ाइम सर थामे नफ़ीस सर हिलाने लगा। गोरिया ने कहा था कि औरत को मोहब्बत हो तो वो तुम पर
जान भी निछावर कर देगी। तो मेरी मोहब्बत का सिला वो मुझे यूँ कैसे दे सकती है? ज़ाहिम को एक खौफ ने आ जगड़ा जिससे इसकी बेचैनी और बेकरारी इसके सांस लेने में रुकावट पैदा करने लगी। पानी, पानी। ज़ाहिम सीने पे हाथ मारे मुश्किल सांस खींचते बोला, जिस पर ड्राइवर ने फ़ौरन पानी की बोतल ज़ाहिम को पकड़ाई। साहब आप ठीक है ना? अगर कहें तो वापस क्वार्टर ले चलूँ? ड्राइवर ने ज़ाहिम की हालत देखी तो परेशान हुआ। नहीं, तुम बस उसी जानिब गाड़ी बढ़ाओ जहाँ जहाँ ये जीप जा रही है। ज़ैम ने घूर भरे खुद को नॉर्मल किया, जवाबन हुआ, मगर साहब जी बर्फ़बारी फिर से शुरू हो रही है और हो सकता है वापसी पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा हो। इस बार बहुत बर्फ़बारी हुई है, पहाड़ियाँ मुकम्मल लद गई हैं बर्फ़ से। ड्राइवर आगे की सूरत-हाल से ज़ैम को आगाह करने लगा। कह रहा हूँ ना कि नहीं, मुझे आज ही अपनी आपिस से मिलना है तो मिलना है। ये सर्द मौसम कुछ नहीं, इस मौसम से न जाने कितने सालों से मुझे अंदर से तबाह कर रहा है। बस आज इसी को थमा कर ही दम भरना है मुझे। तुम आगे गाड़ी बढ़ाओ बस। ज़ैम कहते हैं साथ ही गाड़ी की नस्सी सर टिकाए बाहर के मंज़र को देखने लगा। किस कदर ज़ुल्म किया मैंने इस पर। ज़ैम को अब तमाम ज़्यादतियाँ अज़बर आँखों के गिर्द घूमने लगी। वो चीखती थी, मैं हँसता था, वो रोती थी, मैं इसे अज़ियत देता था। किस कदर बुरा हूँ मैं, इन 3 दिनों में मुझे अपने आप का पता चला। मगर अब बस। ज़ैम खुद को कोसते से लब बड़बड़ाया। बहुत मोहब्बत दूँगा इसे मैं, इस कदर वो सब भूल जाएगी। बस वो एक बार मुझे मिल जाए, माफ़ी माँगूँगा इससे मैं। हो हुआ तो इल्तिजा भी करूँगा, मुझे छोड़कर ना जाए वो, क्योंकि इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में है ही कौन। ज़ाहिम की आँख से एक आँसू टूटा और उसकी सर्द पड़ती गाल को गर्म कर गया। अपने अंदर की महरूमी का उजाला करते करते मैं ये भूल ही गया कि वो भी इन्हीं महरूमियों से गुजरी है। खुद की तकलीफ़ का बदला मैं इसको देकर हासिल करता रहा। बहुत गलत कर गया ज़ाहिम, तो खुद के साथ बहुत गलत। ज़ाहिम जो खुद से शदीद नफ़रत हुई, शायद पहले मुझे मोहब्बत नहीं थी इससे, तभी इसके पाप का बदला लेता था। ज़ाहिम सोच को हुआ, मगर अब मैं खुद इससे अलग नहीं होने दूँगा, बहुत प्यार से रखूँगा और ख़ुद इसकी महरूमी में अज़ियत से निकालूँगा। हाँ, वो मेरी है, बस मैं इसे कभी दूर होने नहीं दूँगा खुद से, कभी भी नहीं। ज़ाहिम को आज पहली बार आपे से अपनी मोहब्बत का असल एहसास हुआ। आँखें मूंदे वो मुसलसल आपिश के मुस्कुराते चेहरे को देखकर हल्की मुस्कुराहट दे बैठा था। तारिक साहब और इस दोनों ने अहमद और हमज़ा के सामने सारी बात तफसील रखी, जिसको सुनकर अब अहमद मुतमईन सा बैठा आपिश को देख रहा था। मुझे आपिश से कुछ देर के अकेले में बात करनी है, क्या प्लीज़ 5 मिनट दे सकते हैं आप हमें? अहमद ने बरसतीगी से सबकी जानिब देखते कहा। हाँ, क्यों नहीं। अरिस हमज़ा को मेरे कमरे में ले आओ, मैं तब तक कुछ पीने का इंतज़ाम करवाता हूँ। तारिक साहब के कहने पर अरिस ने हामी में सर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। हमज़ा भी अहमद को इशारा देता अरिस के पीछे चल पड़ा, जबकि तारिक साहब भी आपिश के सर पर शफ़क़त भरा हाथ रखे बाहर को निकल पड़े। आपिश यूँ ही सर गिराए अहमद के सामने खड़ी थी, जबकि अहमद को समझ नहीं आ रहा था कि बात का आगाज़ किस तरह करे। वो मोहब्बत करता है तुमसे, मोहब्बत ऐसी नहीं होती भाई। आपिश अहमद के सवाल का जवाब देती बोली, तुम्हें ढूंढ रहा है, तुम्हारे लिए तड़प रहा है। मैं भी तड़पी थी, मैं भी तकलीफ़ में थी जब इसने मुझे मारने का मुकम्मल इंतज़ाम किया था। आपिश की आंखें नम हुई। तुम इसके निकाह में हो, इसकी बीवी हो, तुम्हारी ज़रूरत है इसे। आपिश अहमद मुत्तहिर हुआ। मैं इसके निकाह में हूँ, इसकी बीवी हूँ, ये बात आप जानते भी हैं, मानते भी हैं, मगर इसके नज़दीक मैं ऐसी एक चीज़ हूँ जिससे वो खेलना चाहता है, दिल बहलाना चाहता है, फिर वक्त आने पर इसे तोड़ना चाहता है। आपिश अब शिद्दत गम हुई। तुम नहीं जानती इसके साथ क्या बीती है, अहमद अफसरदगी से बोला, और आप नहीं जानते कि दो बार गोद खाली होने पर मुझ पे क्या बीती थी। मैं जानता हूँ, इसने बहुत जुल्म किया है तुम पर। अहमद पशेमान हुआ। फिर भी आप इसकी वकालत कर रहे हैं, इसका साथ दे रहे हैं, जिसने मुझे तबाह करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं बस घर बचा रहा हूँ तुम्हारा और ज़ाहिम का, और मैं अपनी औलाद बचा रही हूँ ज़ाहिम से। आपिश आतिशी हुई। क्या मतलब? अहमद को जैसे अपने कानों पे यकीन सा न आया। मैं उम्मीद से हूँ, एक बार फिर से। आपिश ने एक गहरी सांस भरते एक किया, जिसे सुनकर अहमद के चेहरे पर एक रौनक सी उभर आई। क्या सच में? अहमद बेयकीनी सी कैफियत से मुस्कुराया। मगर मैं अब की बार अपनी औलाद का कत्ल हरगिज़ होने नहीं दूंगी अहमद भाई, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े। आपिश ने अंदिया भरा। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसे तुम सोच रही हो। इस बार ज़ाहिम ऐसा कुछ नहीं करेगा। अहमद पुरजोश हुआ। और मैं आपकी बात क्यों मानूं? आपिश तल्ख हुई, क्योंकि वो बदल गया। आपिश वो ऐसा नहीं रहा जैसे तुम छोड़ कर गई थी इसे। मैंने देखा है इसे खुद से लड़ते, खुद को कोसते। मोहब्बत के असल मायने वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में समझाए, जो वो 1 साल तक ना समझ सका। लेकिन अगर अब तुम इससे ना मिली तो शायद वो कभी ठीक ना हो पाए। अहमद आपिश को मुतमईन करने की कोशिश करने लगा। तुम्हें देखकर, तुम्हारी मोहब्बत पाकर वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल। और अब तो तुम दोनों की निशानी भी तुम दोनों को करीब लाने का सबब बनेगी। देखना, वो तुम्हारी तवज्जो पाएगा तो बहुत जल्द सेहतयाब होगा। अहमद की आंखों में उम्मीद की किरण उजली। वो नहीं बदल सकता अहमद भाई, वो नहीं बदल सकता। जो शख्स घर आई नेमत को ठोकर मार सकता है, वो शख्स कभी नहीं बदल सकता। कौन सा शख्स अपनी औलाद को कत्ल करवाता है भाई? कौन होता है इतना संगदिल और सफाक? आपिश जो नामुदी से बोल रही थी, अहमद के पास इसका कोई जवाब ना था। ये सिर्फ वक्ती सोच है आपकी, और इसका वक्ती बदलाव मैं तैयार कर चुकी हूँ अब।
मैं अपनी औलाद किसी के साथ नहीं बाँटूँगी, खुद भी दूर हो जाऊँगी और ज़ाइम के साए से दूर रखूँगी। आज आप शतमा फ़ैसला देते हैं वो ठीक, ये आप ज़्यादती है तुम्हारी जानिब से। वो बदलना चाहता और तुम रुकावट बन रही हो। अहमद ने आपिश का फ़ैसला सुना तो बोला, रास्ते से निकलना रुकावट नहीं होता भाई, मैं रास्ता साफ़ कर रही हूँ, इसके लिए भी और ख़ुद के लिए भी। आप बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। अगर हो सके तो ज़ाइम को मेरे मुतालिक कुछ मत बताइएगा, इतना भरोसा तो मैं कर सकती हूँ आप पर। आपिश मुस्कुराहट देते दरवाज़े की जानिब बढ़ी। वो जानता है तुम कहाँ हो और हो सकता है तुम तक पहुँचने की कोशिश में भी हो। अहमद की बात ने आपिश के कदम रोक डाले। तो करने दे कोशिश इसे, इसके एक कदम पर मैं 10 कदम दूर भागूंगी इसे, मगर इसके हाथ नहीं आऊंगी अब। आपिश बिना पलटे जवाबन हुआ फिर दरवाजे की जानिब हुई। दरवाज़ा खुलते ही आपिश जैसे ही बाहर को बढ़ी तो सामने खड़े से टकरा गई। सॉरी, मैं आपको देख न सकी। आपिश अपने सर पर हाथ रखे बिना नजरें उठाए माजरत ख्वाह हुई, मगर मुझे तो तुम्हारे अलावा कोई नज़र ही नहीं आता मेरी जान। एक जानी पहची आवाज़ सुनकर आपिस जो अपने खौफ को हकीकत में ढलते देखकर बेयकीनी के आलम में थी, आहिस्तगी से सर उठाए सामने खड़े वजीद को देखने लगी। कैसी है मेरी जान ने मुझे मिस किया कि नहीं? जैन जो सामने खड़ा आपिश को देखकर जगमग कर रहा था बाजू से थामे अपनी जानिब आपिश को खींचते इसके माथे पर बल रख के बड़बड़ाया। जाइन का धक्के देखते लग अपने माथे पे महसूस करके इसके वजूद की मौजूदगी को यकीन तसव्वुर करते वो झट से सीने पर हाथ धरती पीछे को हुई। ये सच नहीं हो सकता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कांपते वजूद से वो नफ़ी में सर हिलाते हुए पीछे को हुई। मैं तुम्हारी हकीकत हूँ आपिश, जिससे जितना दूर भागोगी इतना ही करीब पाओगी। जाइन मुस्कुराहट दिए इसके करीब होने को बढ़ा। क्या हुआ आपिश, कौन है दरवाजे पर, किससे बात कर रही हो? अहमद ने आपिश को बदहवास होते पीछे आते देखा तो उसकी जानिब बढ़ा, मगर जवाब न पाकर आगे को हुआ तो नज़र सामने अंदर आते वजूद पर पड़ी, जो फाताना मुस्कुराहट लिए अगड़ी चाल चलते अपने आंखों से गहरे रंग का चश्मा हटा आगे को बढ़ रहा था, और जिसका हर बढ़ता कदम आपिश के चेहरे पर खौफ और दहशत के तासुरात उभार रहा था। जाइम तो यहाँ अहमद जो इसे सामने देखकर सजद्दर था इसकी जानिब को हुआ, मगर फिर जाइम के हाथ का इशारा देकर कदम वहीं रोके खड़ा हो गया। चुप, बिल्कुल चुप। तेरी गाड़ी नीचे देखकर ही तेरी मौजूदगी का अंदाज़ा मुझे हो गया था। तभी तुझे देखकर मुझे कोई हैरत नहीं हुई, जिस कदर तुझे मेरी मौजूदगी हैरत में डाल रही है। सैम अपनी उंगली लब पे लगाए संगीन हुआ। तुम क्या समझे थे तुम मुझे आपिश का बताओगे, नहीं तो मुझे खबर ना होगी। देख लो सामने खड़ा हूँ इसके और वो मेरे सामने मौजूद है। सैम फखरी अंदाज से चहका और फिर आपिश की जानिब बढ़ने लगा, जो इसके रवैये और तासरात को देखकर रूहानी सी हो गई थी। तो भला आखिर तुम मुझे मिल ही गई। कितना तड़पाया ना मेरी जान ने मुझे। जाइम हाथ बढ़ाए आपिश के गाल को छूने की कोशिश करने लगा था कि आपिश कदम पीछे लेने लगी। दूर हटे, दूर रहे मुझसे, खबरदार मुझे छुआ भी आपने। आपिश ने ज़ाइम के हाथ को झटका दिया। नफ़रत करती हूँ मैं आपसे, सख्त नफ़रत। आपिश बिलबिलाई, जबकि ज़ाइम जो आपिश की इस रवैये की उम्मीद में न था कि चेहरे के तासुरात यकसर संगीन हुए। मेरी बात सुन ज़ाइम, ठंडे मिजाज से रह रह यार, कौन क्यों बात को मजीद बढ़ा रहा है तू? अहमद जो फ़ौरन समझाने को इसकी जानिब बढ़ा था बोला, तू चुप रह, तेरे जैसे दोस्त ने होने से बेहतर दुश्मन हो कोई। तुझसे बात में निपटूंगा, अभी इसको देख लूँ। जाइम अहमद को धक्का देते फ़ौरन आपिश की जानिब बढ़ा और उसका हाथ अपने मजबूत गिरफ्त में लिए अनकरीब खींचते अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा। छोड़े मुझे ज़ाइम, छोड़े, मुझे नहीं जाना आपके साथ, मुझे नहीं जाना। अपना हाथ ज़ाइम के हाथ से खींच लिया। आपिश चिल्लाई, अहमद भाई मुझे नहीं जाना इनके साथ, मुझे नहीं जाना। आपने झूठ बोला मुझसे कि ये बदल गए हैं। ज़ाइम गलत कह रहा था, तू अभी बहुत गलत कर रहा है यार। बात सुन मेरे ठंडे दिमाग से यार, छोड़ आपिश को अभी, उसकी हालत ऐसी नहीं कि तू छीना झपटी कर सके इसके साथ। अहमद ने आपिश की बात सुनी तो ज़ाइम के सामने खड़ा इसके कंधे पर हाथ रख के बोला, देख अहमद, अभी मेरा दिमाग मेरे बस में नहीं, मुझे आपिश को ले जाने दे, ये ना हो मैं तेरा लिहाज भी ना करूँ। वह तेरा रास्ता छोड़ दे। मेरा ज़हन जुनूनी हुआ जबकि आपिश जिसका रो रो का बुरा हाल था अहमद को आज से देखने लगा। भाई मुझे नहीं जाना इनके साथ, प्लीज़ रोके इन्हें। आपिश ज़ाइम की गिरफ्त से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बेसुध हुई। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका दिमाग इसके बस में नहीं है, इसको समझ नहीं आ रहा ये क्या कर रहा है। अहमद तनफीदी हुआ जबकि ज़ाइम ने अहमद को अपने रास्ते सरते देखा तो वापस एक हाथ से अपना चश्मा चढ़ाया और मजीद कुछ कहे आपिश को खींचते अपने साथ लेकर बाहर निकला। छोड़े ज़ाइम, मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे नहीं जाना, प्लीज़ मुझे छोड़ दें, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़े। आप मुसलसल जतन कर रही थी मगर ज़ाइम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मेरी हो बस, तुम समझ रही हो ना, तुम मेरी हो, मेरी जान, मेरी आपिश। कहाँ कहाँ ना ख्वार हुआ मैं तुम्हारे लिए, और देखो तुम मुझे कहाँ मिली। ज़ाइम आपिश के चेहरे को छूते बोला, जो इसकी हकारत से देख रही थी, मैं मार दूंगी खुद को ज़ाइम, मैं मार दूंगी खुद को, मगर आपके साथ मज़ीद नहीं रहूँगी, मुझे नहीं रहना आपके साथ। आपिश अपना हाथ खींचे पीछे होने की कोशिश करते चिल्लाई, ना 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 ना, ऐसा सोचना भी मत मेरी जान।
ऐसा सोचना भी मत, वरना खाला अम्मा जो अब तक जिंदा हैं, पहले इन्हें तुम्हारे सामने मारूंगा, फिर तुम्हें मारकर खुद को ख़त्म करूंगा। जाइम आपिश के चेहरे को दबोचे को हुआ, जो खाला अम्मा का नाम सुनकर बेबस सी हुई। आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम अच्छे से जानती हो। तो सोच लो, सुकून से मेरे साथ जाना चाहोगी वापस हमारे घर, या फिर जाइम आपिश की थोड़ी छूते हुए बोला, जिस पर आपिश ने कोई जवाब नहीं दिया और मजीद मजम्मत ना की। तो फिर चले मेरी जान। आपिश का हाथ अपनी जानिब खींचते से खुद से लगाए वो कमरे से बाहर निकला, जबकि अहमद जाइम की शिद्दत गैज़ से भरे तेवर देखते उसे रोक न सका। ज़ैम आपिश का हाथ पकड़े होटल से बाहर को निकला, जो बिना किसी मजम्मत के एक फूल की टूटी मुरझाई पंखड़ी की मानद इसके संग बेदिली से उड़ती गई। सनी, जो अपने साथियों के हमरा बाहर ही जीप में बैठे ज़ैम के इंतजार में था, ज़ैम को आता देखकर फौरन इसकी जानिब लपका। इससे पहले वो आपिश के मुतालिक कुछ पूछता, पीछे खड़ी एक खूबसूरत लड़की पर इसकी नजर पड़ी, जिसका हाथ मजबूती से ज़ैम की गिरफ्त में था, जबकि आंखें सुर्ख और चेहरा मुकम्मल पीला जर्द मालूम होता था। तो ये है वो। सनी ने इस्तफामी नज़रों से आपिश को देखा। तुम्हें इससे मतलब? ज़ैम ने चश्मा तिरछा करते सन्नी को ज़हर आलूद नज़रों से घूरा। जिस काम के लिए आए थे वो मुकम्मल हो चुका है, बेहतर है अब जाओ तुम भी। और गुड़िया से कहना मेरी तलाश ख़त्म हुई, मेरी मोहब्बत मेरे पास है अब। आपिश का हाथ अपने सीने से लगाए वो फखरिया हुआ था। ठीक है, फिर हम चलते हैं ज़ैम भाई, मैं गुड़िया साहब को आपका पैगाम दे दूंगा। सन्नी पीछे खड़ी आपिश को अफसुर्दी से देखा, जिसको इसकी बातों से कोई सरोकार नहीं था। जबकि ज़ैम अब मजीद कोई बात किए सीधा गाड़ी की जानिब बढ़ा, संग संग आपिश को अपने लेकर चला। ड्राइवर, जो गाड़ी से टेक लगाए खड़े सिगरेट सुलगा रहा था, जाइम को आता देखकर सिगरेट जमीन पर फेंक के फौरन दरवाज़ा खोलने को बढ़ा। जाइम ने एक झटके से आपिश को खींचते गाड़ी में फेंका, जिससे वो बुरी तरह पेट के बल गिरते गिरते बामुश्किल बची थी, मगर झटका लगने से वो कराह सी गई और पेट को जगड़ने बामुश्किल संभली थी। आपिश के साथ जबरदस्ती करने के बाद जाइम खुद भी इसके साथ चुपका अंदर को बैठा। ड्राइवर दरवाज़ा बंद करते सीधा गाड़ी की निस को संभालने को भागा और यूं जाइम आपिश को संगे होटल से निकल पड़ा। ज़ैम के जाने के बाद अहमद कमरे में परेशानी से टहल रहा था। आपिश के सामने लाख दलीलों, फिर ज़ैम का वही संगीन रवैया अहमद को खुद के सामने झूठा साबित करवा रहा था। मैं गलत सोच रहा था और वो सही थी। ज़ैम नहीं बदल सकता, वो कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि इसकी बीमारी अब इसकी आदत बन चुकी है। जिस शख्स की पूरी उम्र इस बीमारी के साथ गुजरी है, वो 2 दिन में ठीक हो गया, ऐसा मेरी कम अक्ली ही सोच सकती है। सोचा था कि मैं इसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ, मगर मैं खुद इसकी ज़ात से कौसो दूर हूँ। अहमद मुसलसल खुद को कोस रहा था। मैं रोक न सका ज़ाइम को, बचा न सका आपिश को। किस यकीन से वो मेरी जानिब देख रही थी और मैं बस नज़रें चुराए खड़ा रहा। मेरी ये गलत सोच ने आपिश को मुसीबत में डाल दिया है। उफ़, ये क्या कर रहे हो तुम ज़ाइम? खुद को तबाह करने की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते तुम? अहमद की आंखों के सामने आपिश का रोता चेहरा और सवालिया आंखों से बेचैन कर रही थी। मुझे भी जाना होगा इनके पीछे, मुझे मजीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। ज़ैम बेखबर है कि आपिश उम्मीद से है, अगर इसने आपिश को कुछ कर दिया तो न जाने फिर क़यामत ढाएगी इस मासूम पर। हमज़ा को बुलाता हूँ पहले। अहमद ने सोचते ही फ़ौरन हमज़ा को फ़ोन लगाया। हाँ, हेलो हमज़ा, जल्दी आओ वापस, हमें चलना है, निकलना है अभी के अभी। तुम आओ तो सही, फिर बताता हूँ क्या हुआ है। फ़ौरन आओ, मैं इंतज़ार में हूँ तुम्हारे। हमज़ा से बात करते ही अहमद इसका इंतज़ार करने लगा, मगर फिर से एक और नंबर मिलाया और कान से लगाए कमरे में टहलने लगा। हाँ, मेरी बात सुनो, वो ला रहा है आपिश को घर। तुम ख्याल रखना कि ज़ाइम इसको ना छू ना पाए, इसे रोकना, इसे किसी भी किस्म की संगीन हरकत ना करने देना शेरदिल। मैं बस आ रहा हूँ, लेकिन तब तक तुम संभाल लेना वहाँ सब। अहमद शेरदिल से बात कर ही रहा था जब हमज़ा, जुफ़्फ़, तारिक साहब और इसके हमरा था, सब एक साथ कमरे में दाखिल हुए। अहमद को अकेले कमरे में देखकर इस सवालिया नज़र से देखते अहमद के रूबरू हुआ। अहमद, ये आपिश कहाँ है? वो क्या अनाया के कमरे में गई है? अरीस ने कमरे में नज़र दौड़ाने के बाद अहमद को देखा, जो मायूसी से सर गिराए सामने खड़ा था। अहमद ने अरीस की बात सुनी तो नफ़ी में सर हिलाने लगा। अच्छा, तो फिर कहाँ है वो? अरे इस्तराबी हुआ, मगर तारिक साहब ने फ़ौरन इसको बाजू से दूर पहुँचा और पीछे की जानिब किया। हाँ बेटा, कहाँ है आपिश? अरीस बस इसलिए परेशान हो रहा है क्योंकि इसकी तबीयत नहीं ठीक। एक तो वो वैसे ही कमज़ोर है, ऊपर से अल्लाह पाक का करम भी है इस पर। तारिक साहब फ़ौरन आगे बढ़ते बात संभाले बोले, मैं नहीं रोक सका इसे, वो ले गया इसे अपने साथ। अहमद सर गिराए बेदिली से बोला, काका कौन ले गया इसे अपने साथ, और किसको ना रोक सके तुम? कहाँ है आपिश? अरीस तलमलाए चिल्लाया। अरीस आराम से। तारिक साहब ने अरीस के कंधे को दबोचा। क्या आराम से पापा? आप ही तो देखें इन्हें, क्या बोल रहे हैं? क्या आपको समझ आ रही है? अरीस बेड पर जोर से टांग मारे फिरा। ले गया इसे, बताए बताए तो सही, कौन ले गया इसे और क्यों ना रोक सके फिर आप?
सर बताएं किसके साथ गई आप? अभी तो सर आपके साथ थी ना वो यहाँ पर। हम खुद इनको आपके साथ छोड़कर गए थे। तो कहाँ गई वो फिर? हमजा अरीस को कंधे पर हाथ रखते पीछे करते बोला, जाइम जाइम ले गया है इसे अपने साथ। वो आया, इसको अपने साथ पीछे घसीटते ले गया। एमा मुंतशिर हुआ और मैं कुछ कर न सका। जाइम, आप इसका शौहर? अरीस बेचैन हुआ। हाँ, मेरे लाख मना मना करने के बावजूद उसे अपने साथ खींचते ले गया। न जाने जब जब वो आपिश को देखता है वो इतना वहशी क्यों हो जाता है, क्योंकि आपका दोस्त वहशी ही है, या शायद इससे भी बदतर। और आपको तो वो भाई कह रही थी ना, आप अपनी बहन को ना बचा सके और उसे ले जाने दिया आपिश को। अरीस का दिल किया कि वह अहमद को नोच डाले। तारिक साहब ने अरीस को सन्नाट होते देखा तो उसे संभालने को आगे को बढ़े। मानता हूँ तुम ठीक कह रहे हो, वो भी यही कह रही थी, मगर मैं क्या करता। जाइम का दिमाग आपिश को पाते ही उलट गया था। इसको हमारी दोस्ती तक भूल गई थी, और अगर मैंने इसे ले जाने से रोकता तो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि आपिश के लिए खतरनाक साबित होना था। अहमद की बात सुनकर अरीस बेकरारी से कमरे के चक्कर काटने लगा। अगर इसने आपको कुछ किया ना तो यूं जानिए अहमद, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अरीस ने आतिशी नजरों से अहमद को घूरा। अहमद जो अरीस की बेचैनी बेकरारी को कुछ नागवारी से गुजरी, मगर आपिश की फिक्र ने इसे कुछ और सोचने से कासिर रखा। हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, हमें अभी इसी वक्त फ़ौरन निकलना होगा हमज़ा। ये ना हम बहुत देर कर दें, चलो मेरे साथ। हमज़ा ने अहमद को इशारा दिया, जिस पर वो फ़ौरन तेज़ी से बाहर की जानिब लपका। मैं भी चलूँ आपके साथ? अरीस ने अहमद को जाते देखा तो फ़ौरन इसके पीछे को हुआ। नहीं, तुम्हारा वहाँ जाना मुनासिब नहीं अरीस। मैं नहीं जानता वहाँ की सूरत हाल क्या होगी। अगर इसने तुम्हें वहाँ आपिश की वकालत करते देखा तो वो मज़ीद पागल हो जाएगा और फिर कहर टूटेगा सब पर। अहमद मसलतन बोला, मेरा यहाँ रुकना इंतज़ार करना मेरे खुद के लिए मुनासिब नहीं है। मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। अगर तुम कहोगे तो मैं अंदर भी नहीं जाऊँगा, बाहर ही बैठूँगा जब तक सब नॉर्मल ना हो जाए। लेकिन मैं जाऊँगा ज़रूर तुम लोगों के साथ। अरीस ज़िद को हुआ। ठीक है, मगर अपनी बातें कायम रहना, क्योंकि मैं आपिश के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ने नहीं दूँगा। आगे ही मैं इसको बचा ना सका, वो मुझे कहती रही मगर मैंने इसकी एक ना सुनी। अहमद को फिर से अपनी गलती का एहसास हुआ। पापा, मैं आपको फ़ोन करके बाखबर रखूँगा, बस आप दुआ गो रहेगा आपिश के लिए। अरीस ने तारिक साहब की जानिब देखा, जिस पर वो हामी में सर हिलाए जवाब गो हुए। ठीक है, तो चलो फिर जल्दी निकलना होगा, क्योंकि मौसम की सख्ती आज इसी रात की मानद उरूज पर है। न जाने ये मौसम किस जानिब इशारा देना चाह रहा है हमें। अहमद कहते साथ ही बाहर को निकला, जबकि अरीस भी कदम बेकदम इसके पीछे को हुआ। बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। गाड़ी गाड़ी को होटल से निकाले अब 10 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो गया था। आपिश का हाथ अभी भी ज़ाइन की गिरफ्त में था, जिसे आपिश अब तक कई बार झटके से निकालने की कोशिश कर चुकी थी, मगर हर बार के झटके से गिरफ्त मज़ीद मजबूत हो जाती थी, जबकि ज़ाइन के चेहरे की मुस्कुराहट और भी गहरी हो जाती थी। अब आपिश ने मजम्मत न की और सर गाड़ी के नश लगाए बाहर की जानिब नज़रें जमाए देखने लगी। अपने आप को वापस इसी पिंजरे में वो खुद को महसूस कर रही थी, जो शायद अभी अब मजीद इसके लिए संगीन और सख्त हो जाना था। ज़ाइम जो उसके साथ ही बैठा था, मुसलसल उसके चेहरे पर अपनी नज़रें गाड़े इसे मुँह देख रहा था। और भी हसीन हो गई हो तुम, लगता है मेरी जुदाई ने तुम्हें मज़ीद खूबतर बना दिया है। ज़ाइम आपिश के हाथ पर अपने लब रखे बोला, जबकि आपिश को उसका लम्स किसी गर्म लावे की मानत महसूस हुआ। छोड़े मेरा हाथ। आपिश ने अपने हाथ से इसके लबों को दूर करने के लिए फिर कोशिश की। छोड़ने के लिए हाथ नहीं थामा था मैंने, अब पकड़ा है तो मर कर ही छोड़ूंगा। ज़ाइम ताबी मुस्कुराहट देते हुए हुआ, तो दुआ है मेरी खुद के मैं मर जाऊं मैं, क्योंकि आपके पास रहना मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं। आप इस गुस्सा हुई, मेरे साथ अजाब बन रहा है तुम्हारे लिए? सुनकर सुकून हुआ मुझे। जाए मतलातिम मुस्कुराहट हुआ। हंस रहे हैं मुझ पे, मेरी बेबसी पर। आपको तो वैसे भी मुझे तकलीफ देकर खुशी मिलती है ना? जाइम का हंसता चेहरा देखा आपिश अजियत से रोने लगी। बस बस भी ना मेरी जान, एक तो इतने दिनों बाद मिले, हाँ ऊपर से यही रोना धोना। कुछ बात तुम मोहब्बत भरी बातों करो, अपना दिल बहलाओ, मुझे भी एहसास कराओ। जाइम हंसते हुए आपिश की गालों को छूते आंसू साफ करने लगा, जबकि वो बस बेबसी से जाइम को देखती रही। काश आपका ये ज़र्फ भी होता कि आंसू पोंछने के साथ साथ आंसू न देने का अंधिया भी भरते, तो मुझे आपसे बेपनाह मोहब्बत होती आज। मगर अब मेरे दिल में आपके लिए बस नफरत है, जो कभी मोहब्बत में नहीं बदलेगी। आपिश जाइम से नज़रें फेरे बोली। जाइम ने आपिश की बात सुनी तो पहले पहरा से संगीन होकर देखने लगा, मगर फिर ज़ोरदार कहकमा लगाते हुए पीछे को और आपिश के हाथ पैर से गिरफ्त हटा ली। आपिश अपने हाथ को आज़ाद पाते इसे सहलाने लगी और सामने बैठे ज़ैन की दीवानावार हंसी को अजीब नज़रों से देखने लगी। मेरी जान काफ़ी दिन मुझसे दूर रही है ना, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है।
گھر پہنچنے دو، بس پھر سکھاتا ہوں تمہیں خود سے محبت کرنا۔ زائم جو کچھ دیر پہلے ہنس رہا تھا ایک دم سناٹ تاثرات سے آپش پر جھکا، جبکہ آپش کو اب اس کے ساتھ ایک ایک پل بہت بھاری لگ رہا تھا۔ کچھ دیر کی مسافت کے بعد گاڑی کوارٹر کے گراج میں پہنچی۔ ویلکم بیک ڈارلنگ، ہم پہنچ گئے ہیں اپنے ہوم سویٹ ہوم میں۔ زائم آپش کی گال کو چھوتے ہوئے چہکا اور باہر نکلتے ہی آپش کی جانب بڑھا۔ نکلو باہر۔ زائم دروازہ کھولے غرایا، جبکہ آپش بازوں میں باندھے بنا کوئی جواب دیے دوسری جانب منہ کیے بیٹھی رہی۔ تو تم ایسے میری بات نہیں مانو گی؟ میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو تم؟ مگر اب بس، اندر چلو بتاتا ہوں تمہیں میں اب۔ زائم اخطارات بھرے آگے کو اور آپش کے ساتھ کھچاتانی کرتے سے زبردستی اپنے باہوں میں اٹھایا اور تیز قدم بڑھاتے اندر کو ہوا۔ اندر جاتے ہی سامنا شیر دل سے ہوا، جو آپش کو زائم کی گود میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ صاحب جی، شیر دل دروازہ بند کر دو اور کوئی بھی آئے، کوئی بھی اندر گھسنے مت دینا جب تک میں اجازت نہ دوں، اور اندر کوئی آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زائم جزائز ہوتے ہوئے سیدھا آپش کو لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ مگر صاحب جی، شیر دل سے پہلے کچھ کہتا زائم تنبیہ کرتے آگے کو بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے زائم نے آپش کو بیڈ پہ پٹخا، جو مسلسل اس سے مذمت کر رہی تھی۔ بیڈ پہ گرتے اس کا ہلکا سا درد محسوس ہوا، جس پر وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے کر ہنسی گئی۔ زائم نے آپش کو کراتے دیکھا تو فوراً دروازے کی جانب لپکا اور کنڈی چڑھائے واپس پلٹا۔ آپش نے زائم کو کنڈی چڑھائے دیکھا تو خود کو سنبھالے فوراً بیڈ کی نشست سے جا لگی، جبکہ زائم، جس کے سر پر اس وقت پاگل پن سوار تھا، دھیمے قدم بڑھتے بیڈ کی جانب ہوا، آہستگی سے اپنا کوٹ اتارا، دھور پھینکتے اس کی جانب ہوا۔ آپش اپنی ٹانگوں سے بازو لپٹائے ایک برے خواب کی مانند زائم کو دیکھ رہی تھی، جبکہ زائم ایک شدت بھری مسکراہٹ لیے اس کے سامنے جا بیٹھا اور اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کو کھولنے لگا۔ کیا ہوا میری جان کو؟ ڈر لگ رہا ہے مجھ سے کیا؟ زائم نے آپش کے پیروں پر اپنی انگلیاں پھیری، جس کو فوراً سمیٹے پیچھے کرنے لگی۔ تب کیوں نہ ڈر لگا جب مجھ سے بھاگ رہی تھی؟ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ زائم، مجھے نہیں چاہیے آپ کی محبت، آپ حواس میں نہیں ہیں اپنے، پلیز جائیے یہاں سے۔ آپش خوف سے ہکلائی۔ کیوں نہیں رہنا تمہیں میرے ساتھ؟ ہاں؟ زائم جو شدت پسند تھا آپش کے بالوں کو جگڑے اس کے قریب ہوا۔ کتنی محبت سے بات کر رہا ہوں میں تم سے، جواب اس محبت سے کیوں نہیں دیتی ہو مجھے؟ اپنے بالوں کو زائم کی گرفت میں پاتے آپش چیخ سی پڑی۔ چھوڑے مجھے زائم، آپ پاگل ہو گئے، آپ میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں، کیونکہ محبت کا دم بھرنے والا اپنی محبت کو تکلیف نہیں دیتا، اور محبت کی بات دور، آپ تو انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں۔ چھوڑے میرے بالوں کو، مجھے درد ہو رہی ہے۔ زائم نے آپش کی بات سنی تو پیچھے کو گردن گرائے کہکما لگانے لگا۔ کیوں انسان کیا اب تمہیں صرف ایریز ہی نظر آتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جس کے ساتھ بھاگی تھی وہی تو محبت کا دم بھرتا ہوگا نا تم سے۔ زائم شکن تاثرات لیے زہر آلود ہوا۔ تو بتاؤ، کیا مجھ سے زیادہ محبت کرتا تھا؟ مجھ سے زیادہ خیال رکھتا تھا تمہارا، جو مجھے چھوڑ کر اس کے پاس چلی گئی؟ زائم کے منہ سے ایریز کا نام سن کر آپش اسے حواس بختی سے تاڑنے لگی۔ یہ آپ کیا؟ آپش اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے چندائی نظروں سے زائم کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ سچائی سن کر میری جان کو ہضم نہیں ہو رہی کیا؟ یہ اصلیت سامنے آنے پر سانپ بھی سوکھ گیا تمہیں؟ اب کہو نا کہ زائم پاگل ہے، زائم ذہنی مریض ہے۔ آپش کے اڑتے رنگ دیکھ کر زائم کو اپنی باتوں پہ سچائی محسوس ہوئی۔ بہت ہی گھٹیا سوچ کے مالک ہیں آپ زائم۔ آپش زائم کو دھکا بھرتے بولی۔ ہاں بالکل، میری سوچ ہی گھٹیا ہے، میں خود بہت بڑا گھٹیا انسان ہوں۔ مگر خود کے بارے میں کیا خیال ہے جو 3 دن تک اس مرد کے ساتھ رہی تم؟ نہ جانے وہاں اس کے ساتھ کیا کیا؟ زائم آپش کے بازو کو جگڑے جنگارا۔ زائم، اس سے پہلے زائم مزید کچھ کہتا، آپش نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر دے مارا۔ بس بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، آپ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ آپ ذہنی مریض کے ساتھ ایک گھٹیا گندی سوچ کے بھی مالک ہیں۔ آپش آگ بگولا ہوتی جب بول رہی تھی، جبکہ زائم گال پر ہاتھ جمائے آپش کو اشتعال انگیزی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تھپڑ مجھے آپ کو تب مارنا چاہیے تھا جب پہلی بار آپ نے مجھے اس طرح سے جلایا تھا۔ یہ تھپڑ آپ کو تب پڑنا چاہیے تھا جب آپ نے میری پہلی گود اجاڑی تھی۔ یہ تھپڑ آپ کو پہلے مار دینا چاہیے تھا، تو کاش آپ میرے سامنے یوں نہ کھڑے ہوتے اور میں آپ کے سامنے ذلیل نہ ہو رہی ہوتی۔ آپش تڑپ کر اس کا گریبان تھامے اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ بہت دیر کر دی میں نے آپ کو یہ تھپڑ لگانے میں زائم، بہت دیر کر دی۔ کاش میں سب ٹھیک کر سکتی، کاش میں آپ کو بدل سکتی، مگر میں کچھ نہ کر سکی۔ میں آپ کو اپنا نہ بنا سکی، مگر آپ کی شدت برداشت کرتی رہی۔ زائم کے سینے سے سر ٹکائے وہ رو رہی تھی، جبکہ زائم کسی ساکت مرد گرد کھڑا اس کے آنسو اپنے سینے پہ برداشت کر رہا تھا۔ مگر وقت ابھی بھی کہیں نہیں گیا۔ آپش نے آنسو بھری نظریں زائم کے چہرے سے جمائے۔ میں اب بھی ہم دونوں کے ساتھ انصاف کر سکتی ہوں۔
آپ سے خود کا الگ کر کے اور خود کو آپ سے آزاد کروا کر آپ اس زائم کو خود سے الگ کرتے دروازے کی جانب بڑھی۔ جا رہی ہوں میں یہاں سے کیونکہ آپ کے ساتھ میرے لیے کوفت ہے، میرے لیے ناکردہ گناہ کی سزا ہے۔ جبکہ زائم کو اس کی باتیں جیسے چپ سی گئی ہوں۔ آج پہلی بار اسے پھر سے وہی رات اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئی جب لائبہ عباس کی لاش پر بیٹھے اس کو جھولی بھر بھر کے بددعائیں بھر رہی تھی، جبکہ ننھی آبش کے چھوٹے قدم جو وہ عباس کی جانب لیتے اس کے سینے سے جا لگی تھی، جسے سوچتے ہی زائم کی آنکھوں میں جیسے خون سا اتر آیا کہ فوراً پیچھے کو بھاگا اور دروازہ کھولتی آبش کو کھینچتے پیچھے کو کیا کہ وہ لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر جا گری، جبکہ خود جانور سفلیے اب وحشت پر اترتے پیر سے بیلٹ نکالنے لگا۔ میری محبت کا تماشا بنا دیا تم نے آبش، تم سے محبت میں تب سے کر رہا ہوں جب سے ہوش سنبھالا تھا میں نے۔ میری دیوانگی، میرا عشق تم سے تب سے ہے جب میں تمہیں پری پری کہہ کر بلاتا تھا۔ زیم آنکھ میں آنسو لیے جذبہ انداز سے بیلٹ اپنے ہاتھ میں لپیٹنے لگا۔ پری آپس جو زمین پر گری تھی زیر لبڑبڑاتے سوچ میں گھری، اس کی جانب چونکتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ مگر تم سے محبت جتاتے جتاتے میں نہ جانے کیسے بھول گیا کہ تم بھی تو اسی باپ کی اولاد ہو جس نے میرے ماں باپ کا قتل کیا تھا، مجھ سے میرا بچپن چھینا تھا، مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا تھا۔ تمہاری فطرت میں بھی تو دغا ہی نکلا اپنے باپ کی طرح۔ زائم بول رہا تھا جبکہ آپش اس کو حیرت و تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ یہ تماچا تمہارے ماں باپ مجھے پہلے ہی مار چکے تھے، تبھی تو آج میں ہوں انہی کی مہربانی سے ہوں۔ زائم اپنے گال پر ہاتھ رکھتے دانت پستے بولا، اور اس غیر مرد کے ساتھ جا کر پہلے ہی یہی تم مجھے تماچا مار چکی ہو، مگر آج حقیقت میری ضرب لگی ہے تم نے۔ زائم دھیمے قدم لیے اس کی جانب بڑھا جس کے لیے ادراک کسی حادثے سے کم نہ تھا، بازو کے زور سے پیچھے کو ہو رہی تھی۔ نہیں زائم نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی میں اس کے ساتھ گئی تھی۔ آپش ہاتھ جوڑا زائم کے سامنے گڑ گڑا سی گئی۔ میرے پاس ایک تم ہی تو تھی، اور کون تھا میرے پاس جس سے میں اتنی محبت کرتا؟ تم ملی تو لگا مجھے میرا بچپن مل گیا، وہ سب کچھ مل گیا جو میرے ماں باپ نے تمہارے ماں باپ نے مجھ سے چھینا تھا۔ زائم نے پاس موجود بیگ پر برہمی انداز سے ضرب لگائی، مگر افسوس میں غلط تھا، تم بھی اپنے ماں باپ جیسی ہی نکلی، پیٹ پر خنجر گھونپنے والی۔ زائم کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹا جسے بے دردی سے صاف کرتے بیلٹ کو سنگ دلی سے ہوا میں لہرائے وہ اسے مارنے کو بڑھا۔ زائم میں امید سے ہوں۔ آپش جو زائم کے جنون سے باخبر تھی، اس سے پہلے زائم اسے اپنے عطاف کا نشانہ بناتا خوف سے لرزتی فوراً منہ کو ہاتھ سے چھپاتے چیختی پڑی، مت مارے مجھے، مت مارے، ہماری نشانی ہے زائم، آپ کی محبت کی نشانی۔ آپش کا اپنے ہاتھ سے خود کے وجود کو جوتے پلک پلک کر رو پڑی۔ زائم نے سنا تو وہاں ہاتھ وہیں ٹھٹک سے گیا، جبکہ وہ خود بھی سن کر ساکن سا ہو گیا۔ غلطی میں نے کی ہے نا تو سزا بھی مجھے دیں، مگر میری ساتھ جوڑی اس ننھی سی جان کا کوئی قصور نہیں۔ زائم پلیز مت کریں ایسا۔ آپش پیٹ پر ہاتھ رکھے زمین پر گڑگڑاتے لیٹ سی گئی، جبکہ زائم کے ہاتھ سے بیلٹ نیچے گری اور وہ بھی گھنٹوں کے بیٹھے اسے ساکن نظروں سے گھورنے لگا۔ جلدی گاڑی چلائیں پلیز، نہ جانے وہاں کیا قیامت گزر رہی ہوئی آپش پر۔ ایک تو ویسے ہی ہم نے دیر کر دی نکلنے میں، اور اس جو پیچھے گاڑی کی نشست پر پورا جمان تھا، چینی سے حمزہ سے گو ہوا۔ ارس حوصلہ، جتنا تم پریشان ہو اتنا ہی ہم بھی پریشان ہیں، دیکھ تو رہے ہو موسم کس قدر خراب ہو رہا ہے، مگر پھر بھی حمزہ جس رفتاری سے گاڑی چلا رہا ہے وہ بھی کئی حد تک خطرناک ہے۔ احمد نے سنا تو بیزاری سے بولا، جس پر ارس نے مزید کچھ نہ کہا اور خاموشی سے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ ایک بات سمجھ نہیں آ رہی مجھے، تم آپش کے اس قدر پریشان کیوں ہو؟ مطلب کہ پریشان ہونا بنتا ہے، ہم بھی ہیں، مگر تمہاری پریشانی کچھ اور ہی ظاہر کر رہی ہے۔ احمد نے سامنے شیشے سے ارس کے چہرے پر نظر جمائی جو احمد کی بات پر تبدس سا ہو گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو، بہت کچھ سہا ہے آپش نے، میں نہیں چاہتا کہ وہ مزید کچھ بھی سہے، وہ بھی اس حالت میں۔ ارس سپاٹ ہوا، تم کہہ رہے ہو تو مان لیتا ہوں، مگر مجھے پھر بھی یقین نہیں، کوئی بات نہیں ہے ایسی ویسی۔ احمد ٹھیکا ہوا، خیر میں شیردل کو فون کرتا ہوں، پوچھتا ہوں اس سے کہ کیا خبر ہے وہاں کی، وہ بتائے گا وہاں کی صورتحال ہمیں۔ احمد نے فوراً فون نکالا اور نمبر ملا دیا، جبکہ ارس کی توجہ بھی احمد کی جانب مبذول ہو گئی۔ ہاں شیردل، آپش کہاں ہیں، وہ ٹھیک ہے نا؟ اور زائم؟ احمد سوالیہ ہو، صاحب جی وہ آپش بی بی کو لائے اندر زبردستی اور سیدھا کمرے میں لے کر چلے گئے، اور کمرہ اندر سے بند کر دیا ہے، اور سختی سے تلقین کی ہے کہ میں اندر کسی کو نہ آنے دوں۔ شیردل جواباً ہوا، تو تم نے روکا کیوں نہیں، جانے کیوں دیا؟ احمد پریشان ہوا، صاحب جی وہ بہت غصے میں تھے، میری ہمت نہ پڑی انہیں روکنے کی۔ شیردل کی بات سنتے ہی احمد نے فون بند کر دیا۔ کیا ہوا وہاں، آپش وہ ٹھیک ہے نا؟
अरे इस तरह भी हुआ मालूम नहीं। शेरदिल ने बताया कि वो उसे ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया है। कुछ खबर नहीं कि अंदर हो क्या रहा है। बस हमें जल्दी पहुंचना होगा वहाँ, तभी मालूम हो सकता है कि असल माजरा क्या हो रहा है वहाँ। अहमद के बतलाने पर ही मज़ीद इस्तजाब हुआ। ताब लिए बाहर के मंजर को देखने लगा। कमरे में एक संगीन गहरी खामोशी छाई हुई थी, जबकि ज़ाइम ज़मीन पर बैठा पैर से टेक लगाए आंखें मूंदे था। अपने बाजुओं को दोनों टांगों पर फैलाया पीछे की जाने सर गिराए, वो एक नई कश्मकश में उलझ सा गया था। जबकि आपिश भी इसके सामने वाली दीवार से टेक लगाए बैठी थी, दोनों टांगे जोड़े वो थोड़ी इन पर टिकाए मुसलसल सामने बैठे ज़ाइम को तरस भरी नज़रों से देख रही थी। किस कदर टूटा फूटा इंसान है ये, जिसे मैं आज तक न समेट सकी। ज़ात इतनी खिड़कियों में बिखरी है कि रूह तक छलनी हो चुकी है। किस किस अजियत से गुजारा है ये मैं आज तक जान न सकी, और ना ही जानने की कोशिश। ये समझती रही कि ये जानवर है, इंसान के रूप में छुपा महज एक जानवर, जो बस नोचना जानता है, मारना जानता है। आप इज़ाम के चेहरे को मुंह नज़रों से देखते खुद को कोस रही थी, मगर ये तो मासूम बच्चे की मानंद है, एक सच्चा मासूम डरपोक बच्चा, जो अंदर से इस कदर डरा सहमा हुआ कि किसी को अपनी चीज़ के करीब आने भी नहीं देता, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। और मैं तो उसकी परी हूँ, इसकी मोहब्बत, इसकी हाफिज। तो क्यों मैं इस बच्चे को जान ना सकी, क्यों ना मैं ये जान सकी कि इंसान को जानवर बनाने वाला भी कोई ना कोई जानवर ही होगा, और वो शायद मेरा ही दिल अजीज, मेरा ही बाप, जिसने बचपन तक क्रूज डाला ज़ाइम की ज़िंदगी से और इसे ऐसा बना दिया। आपिश की आंखें नम हुई। काश वो सब बातें जो आज मुझे अहमद भाई ने बताई हैं पहले बताते थे, तो अपने ज़ाइम को यूं बिखरने ना देती। मैं समेट लेती अपने आंचल में इन्हें, अपना बनाती, मोहब्बत सिखाती। आपिश खुद को कोसते आग अश्क हुई। मगर मैं अब इन्हें मजीद तबाह होने नहीं दूंगी, इस आँख में जलने नहीं दूंगी जो मेरे वालिदैन ने लगाई है, और जिसमें ज़ाइम का बचपन, हमारा रिश्ता, मोहब्बत, औलाद सब जल गए। मैं मजीद इन्हें खाकस्तर नहीं होने दूंगी। आपिश आंसू साफ करते ज़ैम को देखने लगी और फिर कुछ सोचते हुए मुश्किल दीवार का सहारा ले उठी। जबकि इसकी आहट को महसूस करके ज़ैम सर उठाए से खाली आंखों से देखता रहा, जो कि सुर्ख और गहरे सियाह बालों में जकड़ी हुई थी। आपिश ने कदम ज़ैम की जानिब बढ़ाए थे कि इसे अपने जानिब आता देखकर ज़ैम ने इसे वहीं रुक जाने का इशारा दिया। नहीं, मेरे पास नहीं, मत आओ मेरे पास। जाओ जहाँ जाना चाहती हो, जाओ। ज़ैम बेड से लगे सर टांगों पर गिरा इस तरह से चीखा, जबकि आपिश ज़ैम की हरकतों को नासमझी से देखने लगी। ज़ैम कहाँ है, ना जाओ तो जाओ, छोड़ दो मुझे। मैं इस काबिल नहीं कोई भी मेरे साथ रह सके, जानवर हूँ मैं, जानवर। सब छोड़कर चले गए मुझे। तुम भी जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे, कोई ना रहे मेरे पास, कोई ना रहे। ज़ैम दीवानावार उठते अपने बालों को मंतकस होते नोचते हुए चीखने लगा। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना आपके पास। आप इस फौरन रूहान सी होते इसकी जाने पड़ी कि ज़ैम फौरन हाथ आगे लहराए से रोकते पीछे की जाने बढ़ने लगा। मैं पागल हूँ, हाँ तुमने सही कहा था, मैं हूँ पागल। मेरा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। तुम जाओ, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। जाओ यहाँ से, फ़ौरन जाओ, इससे पहले मेरे अंदर का जानवर जागे। जाओ। ज़ैन दीवानावार खुद को मारते पीटते पीछे को हुआ। आपिश ने ज़ैन की बिगड़ी हालत देखी तो उसको संभालने को फ़ौरन आगे बढ़ी। नहीं, कुछ नहीं ज़ैम, मेरा ज़ैम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। पागल तो मैं थी जो आपकी मोहब्बत ना समझ सकी, मगर मैं आपको बहुत मोहब्बत दूंगी। नहीं, नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी हमेशा आपके पास, आपके करीब, आपकी बनकर। आप इस ज़ाइम के चेहरे को अपने हाथों के बने प्यालों में थामे रोते बोली, जबकि ज़ाइम हुए से देख रहा था। मुझे खुद पर यकीन नहीं है ज़ाइम, आप इसके हाथों की को बेयकीनी से झटकते पीछे हुआ, और मुझे आपके अलावा किसी पर यकीन नहीं है। आप इस एक कदम ज़ाइम की जानी पड़ी। नफरत नहीं हो रही मुझसे, घिन नहीं आ रही तुम्हें मैंने बर्बाद किया है, अपने मफाद, अपने बदले के खातिर तुम्हें तुम्हें सबसे छीना है। ज़ैम सपाट हुआ, मुझे बर्बाद किया, मानती हूँ, अब भी आप ही करोगे, यकीन है मुझे। मेरे यकीन को पुख्ती देंगे ज़ाइम। आप नफ़रत नहीं, मुझे मोहब्बत हो रही है आपसे, बेपनाह मोहब्बत की। आप सब फना कर दूँ आपके लिए। आप इस ज़ाइम की खाली हाथों को अपने हाथों में लिए इसके करीब हुई। तुम्हारी गोद उजाड़ी है मैंने, अपने हाथों से मारा इनको, बहुत जुल्म किया तुम पर, खुद पर बहुत तकलीफ दी है तुम्हें, तो फिर क्यों नफ़रत करो मुझसे, शदीद नफ़रत। इसका मुस्तहिक हूँ मैं, बस। ज़ैम इसके हाथों को देखते सवाली हुआ। भूल गई सब कुछ, याद नहीं मुझे, कौन सा जुल्म, कैसी नफ़रत, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। आपिश कंधे उचकाए बोली, बस ये याद है कि मैं आपकी हूँ, आपिश आपकी है, बस आपकी। आपिश ज़ाइम की उंगलियों में अपनी उंगली उलझाए दिल सोई हुई। ज़ाइम आपिश की आंखों में देख रहा था, जिसमें इसके लिए सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत थी। आपिश की आंखों में पहली बार अपने लिए मोहब्बत देखकर ज़ाइम ने हाथों के गिरफ्त को मजबूत करते से अपने करीब किया और लब आपिश के माथे पे जमाए। मैं रोया नहीं हूँ आपिश, मैं रोया नहीं हूँ, कई सालों
اسے۔ میں نے نہیں مارا تمہارے ماما پاپا کو آپش، میں نے نہیں مارا، وہ تو خود ہی زائم کہتے کہتے رکا، جبکہ آپش کی آنکھوں میں سے نفرت کا کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ نفرت کیوں نہیں کر رہی ہو تم؟ تمہاری ماں کہتی تھی کہ میں نے مارا تمہارے بابا کو، وہ ان کا عمل تھا، ان کو سزا ملی، جو کیا وہی پایا۔ میں ان کی وجہ سے آپ کو کیوں سزا دوں زائم؟ آپ نے کچھ نہیں کیا نا، پہلے آپ نے تو سہا، بہت کچھ سہا ہے۔ آپ زائم کے دل پر اپنا ہاتھ رکھ کے یقین جتلائے بولی، بہت برا ہوں میں، بہت برا، بہت تکلیف دی ہے میں نے تمہیں، تڑپایا تڑپایا، مارا، کیا کچھ نہیں کیا، اس قابل بھی نہیں کہ ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگ سکوں، ان سب گناہوں کی ظلم کی جو میں نے کیے ہیں۔ اب زائم آپش کے ہاتھوں کو تھامے گھنٹوں کے بل بیٹھا، پچھتاوے کے آنسو رونے لگا، مگر اب یہ محبت میں اس قابل نہیں ہوں، میں چھوڑ دوں گا تمہیں، تم آزاد ہو میری طرف سے، جب چاہو جا سکتی ہو، میں نہیں روکوں گا، تم جا سکتی ہو۔ زائم فیصلہ سناتے سپاٹ ہوتے پیچھے کو ہوا، آپش نے سنا تو اپنے ہاتھ زائم کے ہاتھوں سے کھینچتے پیچھے کو ہوئی، چہرے پر شدت لیے وہ زائم کو گھور رہی تھی، جو سر گرائے پشیمانی سے اس کے سامنے گھنٹوں کے پل بیٹھا تھا۔ سمجھتے کیا ہیں خود کو آپ؟ آپش ایک دم بڑی، جبکہ زائم بس سر گرائے بیٹھا رہا۔ نیچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے دیکھے، میری طرف دیکھے۔ آپش بھی گھنٹوں کے بل بیٹھے زائم کے روبرو اس کے چہرے کو سختی تھامے بولی۔ زائم آپش کا غصہ دیکھ کر ہکا بکا ہوا، کیا ہے؟ ہاں کیا ہے یہ سب؟ سمجھتے کیا ہے آپ خود کو؟ بولے آپش زائم کے سینے پر جس بھرتے غرائی، جب بھاگ رہی تھی آپ سے، نفرت کر رہی تھی آپ سے، تب مجھے کھینچے جھپٹے اپنے ساتھ لے آئے، اب جب رہنا چاہتی ہوں، محبت کرنا چاہتی ہوں، ساتھ نبھانا چاہتی ہوں، تو بھیج رہے ہیں مجھے کیوں؟ آپش نے ایک زور کی چس زائم کو دھڑی، اف تم مار رہی ہو مجھے یار۔ زائم بڑھتے دبی ہنسی مسکرایا، ماروں گی اور ماروں گی، اور اگر مزید یہ فضول باتیں بند نہ کی تو ماروں گی، کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا نفرت کی ہے، آپ سے محبت کرنا چاہتی ہوں، آپ سے اب تو کیوں اب دور کر رہے ہیں مجھے؟ آپش زائم کا گربان پکڑے بھڑکی، میری آپش کو غصہ بھی آتا ہے، وہ بھی اتنا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو اسے بہت ہی معصوم مظلوم سمجھتا تھا۔ زائم آپش کے گال کو محبت سے چھوتے مسکرایا، ہاں آتا ہے، بہت آتا ہے، آپ مجھے چھوڑنے کی بات کی نا تو میں آپ کی جان لے لوں گی، اب چھوڑوں گی نہیں آپ کو۔ آپش زائم کو جھٹکا دیتے سے خود کے قریب کرتے سخت ہوئی۔ زائم نے آپش کو غصہ دیکھا تو اس کے ناک سے ناک کو چھوتے سے اپنے بھاؤں میں بھر لیا، مت چھوڑنا، ہرگز مت چھوڑنا، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بنا آپش، میں خود مر جاؤں گا تمہارے بنا، بس مجھے مت چھوڑنا۔ زائم کی بات سنتے آپش جھٹ سے الگ ہوئی اور ایک ہلکا سا تھپڑ اس کی گال پر لگایا، پھر سے فضول بولا، منع کیا تھا نا میں نے، کہا تھا نا کہ ماروں گی، ایسے ہی ماروں گی، اب کچھ فضول بولا آپ نے؟ آپش منہ پھیلائے بولی، جبکہ زائم کو اس کا غصہ دل لبھا سا گیا، میں خود کو ٹھیک کروں گا، میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں، میں اب اپنی آپش پر کبھی ہاتھ نہ اٹھاؤں، میں کبھی اسے تکلیف نہیں دوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ زائم عہد کرے یقین دہانی سے بولا، جبکہ آپش ایک عرصے کے بعد کسی مضبوط محافظ کے وصال میں خود کو محسوس کر رہی تھی۔ بولو میری مدد کرو گی آپش؟ میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں، میری مدد کرو گی نا؟ بولو کرو گی نا؟ زائم آپش کو اپنے سینے میں بھرے گرفت مضبوط کے پرسکون ہوا، ہاں کروں گی، میں آپ کو بالکل ٹھیک کر دوں گی، میرے زائم کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، بس تھوڑا سا سر پہ رہا ہے، وہ ٹھیک کروں گی اور ساتھ میری مدد ہمارا بیبی کرے گا۔ آپش بچوں کی طرح زائم کا ہاتھ خود سے لگا، اس کو محسوس کرواتے مسکرائی، وعدہ، پکا وعدہ۔ آپش کے ہاتھ کو آگے بڑھانے پر زائم نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما، اچھا تو مجھے بھوک لگ رہی ہے زائم، بہت بھوک، صبح سے کچھ نہیں کھایا میں نے۔ آپش معصومیت سے بولی، کیا تب سے بھوکی ہو؟ لڑنے سے پہلے بتاتی نا، چلو اٹھو، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آپش کو کھانا کھلاؤں گا، چلو شاباش اٹھو، لڑنے سے پہلے بولنے دیتے ہیں آپ؟ آپش بھنگا مارے بولی، اچھا نا بس بھی، اب اٹھو اور چلو، تمہاری مجھے فکر نہیں، میری شہزادی کی فکر مجھے بس، اسے بھوکا رکھا ہے تم نے، بہت غلط کیا ہے۔ زائم برسستگی سے بولا، جبکہ آپش اسے تیکھی آنکھ سے دیکھتے اٹھی۔ زائم نے آپش کو سہارا دیتے اٹھایا، پھر اسے خود سے لگائے، دروازہ کھولے، باہر کو بڑھا۔ حمزہ گاڑی کو تیزی سے اندر کی جانب لاتے بریک مارے احمد کی جانب دیکھنے لگا، جس نے پریشانی سے مڑتے ہی پیچھے بیٹھے عریس کو دیکھا۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں عریس، اندر مت آنا، میں نہیں چاہتا۔ نہیں آتا احمد، وعدہ کرتا ہوں، جلدی جاؤ اور دیکھو کیا کیا گزر گیا، کیا بچ گیا ہے، امید ہے تباہی کے اثرات نہ ہو اندر۔ عریس نے احمد کی بات کاٹتے تسلی بخش کہا، جسے سنتے احمد نے حامی میں سر ہلا اور حمزہ کے ہمراہ گاڑی سے باہر نکلا اور فوراً اندر کو بھاگا۔ بس سب ٹھیک ہو اندر، اگر زائم نے آپش کو کچھ بھی کیا نا تو چھوڑوں گا نہیں اسے، اس برف میں دفنا کر جاؤں گا، اسی برف میں۔ عریس سناٹ ہوتا خود کلام ہوا۔ احمد حمزہ کے ہمراہ سانس پھولائے جیسے ہی اندر کی جانب بڑھا تو شیردل کو ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھامے ڈرائنگ روم میں جاتے پایا۔ سریاں سوچ سوچ کر بھاپ بھاپ کر سانس پھول گئی ہے، اور یہ شیردل کھانے کی ٹرے سے جائے گھوم رہا ہے، حیرت ہے
अहमद सामने देखकर हैरान हुआ। शेरदिल अहमद ने सुना तो शेरदिल को आवाज़ दी, जी साहब जी जी। शेरदिल मुस्कुराता हुआ उसकी जानिब बढ़ा, ये सब क्या है? और आपिश ज़ाइम वो दोनों कहाँ हैं? अहमद मबहूत हुआ, साहब जी वो। शेरदिल दबी मुस्कुराहट लिए हंसा, क्या साहब जी? जवाब दो, हंस क्यों रहे हो तुम? अहमद सहम हुआ, आप आए मेरे साथ, क्योंकि मैं अब ऐसे जवाब नहीं दे सकता। मैं देखता हूँ आपको। शेरदिल कहते ही, मैं दिखाता हूँ आपको। शेरदिल कहते ही आगे को बढ़ा, जबकि अहमद और हमजा कंधे उचकाए शिद्दत होते इसके पीछे को चल पड़े कि डाइनिंग रूम के दरवाजे तक पहुंचते ही अंदर के हालात को देखकर दोनों ही सख्ते में आ गए। जायम निवाला बना बना कर आपिश के मुंह में डाल रहा था, जबकि वो दोनों बाजू बांधे बच्चों की तरह एक के सामने बैठी मजे से खा रही थी। साहब जी, अहमद साहब जी आए। शेरदिल ने हैरान खड़े अहमद और हमजा को देखा तो मुस्कुराते अंदर को बढ़ा, जबकि अंदर बैठे जाइम और आपिश ने अहमद को देखा तो फौरन इसकी जाने मुतवज्जा हुए। अरे अहमद, तू यहाँ आ जा, खाना खा ले, बहुत मज़े का बना है। आपिश, जाइम ने निवाला बनाते आपिश को दिया, जो मुस्कुराहट देते हामी में सर हिलाए बोली, ये सब। अहमद जहरीला बड़बड़ाया, मगर फिर आपिश की जानिब से इशारा मिलने पर बिना कुछ कहे डाइनिंग की जानिब बढ़ा, जबकि हमजा भी देखते देखते साथ जा बैठा। शेरदिल, खाना दो इनको भी। और आपिश, चलो उठो, आराम करो जाकर, थक गई होगी अब बहुत। नहीं, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। आपिश ने ज़ैम की ज़िद को देखा तो बोली, ज़ैम ठीक कह रहे हैं आपिश, जाओ आराम करो, और तुम भी जाओ ज़ैम, तुम दोनों एक दूसरे को वक्त दो और हमेशा यूं ही खुश रहो। अहमद ने दोनों की मोहब्बत भरी ज़िद को देखा तो कहा, जिस पर ज़ैम आपिश को खुद से लगाए उठा और वहाँ से चल पड़ा, जबकि हमजा अभी तक यूं ही फटी आंखों से इनको जाता देखता रहा। सर, ये सब हम क्या सोच कर आए थे? ये सब क्या था? जो भी था, मेरा यार ठीक हो जाएगा, वो सुधर जाएगा, इसकी अभी अपनी फैमिली होगी। अब आप आपिश मेरे बिखरे यार को समेट लेगी, सब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक। और ये देखकर किस कदर खुश हूँ मैं आज, तुम्हें बता नहीं सकता मैं। अहमद हमजा के कंधे पर तबकी देते हुए बोला, जो अभी भी इसे नासमझी से देख रहा था, सब छोड़ो, तुम खाना खाओ, मैं आता हूँ बाहर से होकर। अहमद कहते ही उठने को उठते ही बाहर को बढ़ा, जबकि हमजा बस हालात और माहौल को देखकर महबूब सा हुआ। चंद माह बाद आपिश को आज ही इसी हॉस्पिटल में, इसी कमरे में और इसी बेड पे रखा गया जहाँ वो पहली बार एरिस को मिली थी। नन्ही सी परी को अपनी गोद में लिए वो इसकी नाजुक सी सांसों को सुनो महसूस कर रही थी। आंख में नम लिए उसके नन्हे मुन्ने गर्म हाथों को अपने लबों से छूती मुस्कुराई, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, अल्लाह पाक की जानिब से रहमत, बहुत बहुत मुबारक हो। तारिक साहब, अनाया और ज़ीशान के हमरा फूलों का गुलदस्ता हाथ में लिए दाखिल हुए। बहुत शुक्रिया अंकल। आपिश ने तारिक साहब को देखा तो मुस्कुराहट देते बोली, आप ही छोटी सी बेबी, मुझे भी पकड़ाए ना, मुझे देखना है किस पर गई है। अनाया फ़ौरन आगे को बढ़ी तो आपिश ने नन्ही सी जान अनाया की गोद में डाला। तारिक साहब और ज़ीशान भी अनाया के गिर्द खड़े इन्हें इस मासूम को देखने लगे। माशाल्लाह, कितनी प्यारी है ना पापा, बिल्कुल आपिश आप ही जैसी, नहीं अपने बाबा जैसी है, बिल्कुल अपने बाबा जैसी। आपिश अनाया की बात काटी। अच्छा, तो कहाँ है ज़ैम, दिखाई नहीं दे रहा कहीं? तारिक साहब के पूछने पर आपिश भी अपनी नज़रें घुमाए सामने खड़े अहमद को देखने लगे, जिसके इशारों को समझते ही बाहर को बढ़ा। यहाँ क्या कर रहे हो ज़ैम? तुम्हारी ज़रूरत यहाँ नहीं, अंदर है। आपिश तुम्हारे इंतज़ार में तुम्हें ढूंढ रही है, जाओ इसके पास। अरीस, जो रैम को बाहर देखते ही इसकी जाने बढ़ा था, इसके पास बैठ गया। डर लग रहा है मुझे, बहुत डर के मैं अपने आपिश के साथ, इस नन्ही जान के साथ इंसाफ कर पाऊंगा कि नहीं। जैम ने चुपके से एक सिगरेट निकाला, मुंह में सुलगाए दबाया, तो ये कोई तरीका नहीं है डर को ख़त्म करने का ज़ैम। अरीस ने ज़ैम के मुंह से सिगरेट निकाला, पाँव से मसले इसकी जाने देखने लगा। मोहब्बत करते थे ना इससे तुम? ज़ैम ने अरीस को तीखी नज़रों से देखा, जो ज़ैम के इस सवाल पर चौंक सा गया। जवाब नहीं मिला मुझे। ज़ैम दबदबा सा हुआ, था नहीं हूँ, अब भी इससे मोहब्बत करता हूँ, मगर मोहब्बत से बढ़कर इज्जत। अरिस ने ज़ैम की जानिब देखा, जो इसे करीब घूर रहा था। सच कह रहा हूँ, आपिश ना होती तो औरत की इज्जत करना असल में कहते किसे है, शायद कभी ना जान पाता। मोहब्बत हर किसी से हो जाती है, मगर इज़्ज़त करना सबसे मुश्किल काम है, और मैं आपिश की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। अपनी माँ के बाद आपिश पहली औरत है जिसकी इज़्ज़त मैं दिल से करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। अरीस अरीस तासिर से बोलते उठा, जबकि ज़ाइम अरीस के जाने के बाद बुझे हुए सिगरेट को देखने लगा। यार, तू यहाँ है, चल उठ और देख अपनी नन्ही सी परी को, सब पूछ रहे हैं तेरा, और पता है आपिश बहुत खफा है कि तूने अपनी बेटी को गोद में नहीं भरा। उठ चल मेरे साथ, माशाल्लाह बहुत प्यारी है तेरी बेटी, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल परी जैसी। अहमद ने ज़ैम को कंधे से थामा कहा, जिस पर उठकर अहमद के साथ चल पड़ा। ज़ैम को अंदर आता देखकर ही आपिश बुझी सी मुस्कुराहट दी। ज़ैम का आपिश का बुझा सा चेहरा देखते इसकी जानिब बढ़ा। लाओ मेरी परी मुझे, कहाँ है वो? ज़ैम बाजू बांधे आपिश पर सख्त हुआ। ज़ैम आपिश का साथ ज़ैम के इस रवैये पे सूख सा गया, जबकि वहाँ हर खड़ा पर शक ज़ैम के इस रवैये पे शिद्दत हुआ। ज़ैम, आपिश फिर से मुँह बुकलाए, उफ़ किस कदर डर गई हो यार। ज़ैम ने आपिश का उतरा चेहरा देखा तो फ़ौरन इसका सर अपने सीने पे धरे हँसा।
तंग कर रहा हूँ था कर रहा था तुम्हें मैं, और तुम डर गई हो। ज़ैम की मुस्कुराहट देखकर सबके चेहरे खिल उठे थे, जबकि खाला अम्मा अपनी गोद में परी को लिए ज़ैम की जानी पड़ी। ज़ैम ने नन्ही सी परी को अपनी गोद में बढ़ा और फिर इसके नाजुक से चेहरे पर अपने लब रखे। ज़ैम की आंखें नम हुई तो आपिस ज़ैम के सीने पर सर रखे परी के नन्हे हाथों से खेलने लगी। सभी दोनों की खुशियों को देखकर दुआ हुए, जबकि आपिस और ज़ैम की एक नई जिंदगी का आगाज